यस। थैंक यू सो मच। यस। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग चल रही है, 12 किधर बजा है? अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। है जीवंत है, बढ़िया। चलो, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, इसके पहले अपने 2 लेक्चर्स हो गए हैं, बराबर है? कौन है नहीं वाला? नया है वह, ठीक है, कोई नहीं। नहीं कोई बात नहीं, नहीं भी हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। दो दो लेक्चर्स पहले के हुए हैं, उसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। इसके अलावा अभी जितना वो जो 2 लेक्चर में हुआ है वो अपन वापस रिवाइज करेंगे, टेंशन नको। लगे पच करके सिर पकड़ने की जरूरत नहीं है, करा दूंगा। हाँ, तो टेंशन में आ जाए, 2 लेक्चर में क्या ही जाना है क्या यार। अरे सब्जेक्ट है नहीं 20 मार्क का, उसमें भी तुम जैसे मालूम नहीं कितना कुछ, इतना पूरा इंटर का ग्रुप पढ़ के कितना उखाड़ लिया। आइए, चल। चलो, shall we begin? Shall we begin? Yes. ओके, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, कम चैप्टर्स है। चैप्टर 8 9 10 11 4 ही चैप्टर्स है। कल से अपन रेगुलरली मिलने वाले हैं 10-15। नहीं, हाँ कहाँ, सुबह 6:30 बजे, तो 6:30 वाजता हे OM चा लेक्चर है ना? क्या क्या? सर ने मना किया क्या? कब, ये कब हुआ? क्या गंदा आदमी है। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। तो पहले, सबसे पहले सुबह किसका लेक्चर होता है? कितने बजे? 8 बजे, 8 से कितने बजे तक? 10। उसके बाद आपका ब्रेक रहता है, 15 मिनट का ब्रेक। हाँ तो अभी कम करेंगे, 15 मिनट करेंगे उसको। एक अपरे 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट काफी है। नाश्ता करने आप नीचे जा सकते हो, नाश्ता करने को दुनिया के कोने में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ ना, ओके। अरे क्या 15 मिनट का ब्रेक काफी रहता है। तुम लोग क्या होता है, नाश्ता करने के लिए नीचे उतरते हो, ये वो उधर जाएगा, वो कोई और चौक में जाएगा, वो अलग नाश्ते के नाम पे, मेरे को मालूम है। हाँ ना, बोलती लबड़ी करायला जाता तुम्हें। चलो, लेट्स बिगिन, लेट्स सी, देखते हैं। मैं राज सर, करण सर से बात करके विल सी हाउ कैन वी सॉर्ट इट आउट। चलो, ओके। कोशिश करेंगे जितना लेक्चर अपना बिजनेस डेटा एनालिटिक्स क्लास में खत्म होगा, कोशिश करेंगे क्लास के क्लास में ही खत्म हो जाए, लर्निंग वगैरह भी क्लास में ही खत्म हो जाए। घर पे जाके इसको ज्यादा दिमाग का टेंशन नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी सर CM इंटर ग्रुप 1, ओ माय गॉड, CM इंटर ग्रुप बराबर है। चलो, लेट्स अंडरस्टैंड चैप्टर। अपने सिलेबस का नाम है बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ठीक है? बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, अगेन एक छोटा सा रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सर, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि एज वी आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल, हम लोग डील करने वाले किसके साथ? बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेस के साथ। एंड मेनी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस रन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। तो डेटा जो है, आजकल बोला जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल, बराबर है? तो आजकल सब, हर कोई, हर व्यक्ति आपके डेटा के पीछे पड़ा है। द पर्सनल डेटा यू दे रिक्वायर फ्रॉम यू। अगर आपको पता होगा, शायद अगर आप अपडेटेड होंगे, तो एक नया एक्ट आ रहा है रिलेटिंग टू पर्सनल डेटा। मालूम है किसी को? सुना है किसी ने? देखा है? नहीं। तुम लोग इंस्टाग्राम पे अच्छे पेजेस छोड़ के तुम घटिया वाले पेजेस फॉलो करेंगे, तो कहाँ से अपडेट मिलेगा? तुम फॉलो करते हो वो वाला, कौन सा? एलविश भाई, वैसे वाले पेज फॉलो करेंगे, कहाँ से अपडेट मिलने वाला भाई? तो थोड़े से ढंग के पेजेस फॉलो करो, तो थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा, इट विल बी बिट ऑफ यूजफुल। तो जैसे आप लोगों को पता है, आप मोबाइल फोन्स वगैरह में आप अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो। तो जब भी आप अलग अलग एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, तो वो, ए बेटे, कोई तकलीफ है? हाँ, लास्ट लास्ट, तकलीफ है कुछ? पक्का ना? ओके। तो हाँ जी, तो
अजिंक्य पहली बार बैठा मेरे क्लास में, तू 2 साल पहले भी बैठा है मेरे क्लास में, तू भूल गया तुम मेरे को, ऐसा कर रहा है यार। हाँ हाँ जी। तो जो आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, जो भी एप्लीकेशन जब भी आप डाउनलोड करते हो, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद बहुत बार आपने ये देखा रहेगा, वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पूछता है। जो हम पढ़ते आई एक्सेप्ट, खत्म। वो आई एक्सेप्ट होने के बाद, वो आई एक्सेप्ट होने के बाद फिर अलाउ एक्सेस वाली हर चीज पूछता है। अलाउ कॉन्टैक्ट्स, अलाउ एक्सेस टू फोटोज, अलाउ एक्सेस टू गैलरी, कैमरा, नोटिफिकेशन, हर चीज का वो आपको एक्सेस पूछता है। तो इन शॉर्ट आपने आपका पूरा का पूरा मोबाइल का कंट्रोल उस सॉफ्टवेयर कंपनी के हाथ में दे दिया। सर हम में से बहुत कुछ लोग होशियार होते हैं, जो है ना वो अलाउ नहीं करते। हाँ अरे यड़े, वो कुछ काम का नहीं है। जब तुमने आई एक्सेप्ट कर लिया ना, तभी आपने सारा मोबाइल सरेंडर कर दिया है। और अगर आपने देखा होगा मोबाइल में आजकल सर इतनी चीजें बदल गई है, इतने सॉफ्टवेयर, इतने अट्रैक्टिव क्रिएटिव सॉफ्टवेयर है, बढ़िया से कलरफुल फॉर्मेट में, गजब फॉर्मेट में, वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस में डिटेल्स देना सब आता है। बट साला आज तक टर्म्स एंड कंडीशंस पे किसी ने वर्क नहीं किया। टर्म्स एंड कंडीशंस आज भी वही पुराने घिसे पिटे तरीके से, ऐसे मतलब व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से सिंपल टेक्स्ट में लिखा हुआ है। बराबर है। जो हम पढ़ते हैं मेजोरिटी ऑफ देम, हम क्या करते हैं, हमको कंटाल आता है, इतना कौन पढ़ेगा भाई, क्या ही कर लेगा तू, क्या ही कर लेगा, क्या क्या मिलेगा तुझे, क्या मिलेगा भाई, मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, मेरे घर का एड्रेस मिल जाएगा, मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन में मेरा मेल आईडी मिल जाएगा, और क्या ही मिलेगा। बराबर है। अब यहां पर यह समझने की कोशिश करो, जब हम अपने मोबाइल का एक्सेस दे रहे हैं, इफ यू पीपल नो कि रिसेंटली एक जब स्टडी हुई थी, जो भी आपके फोन होते हैं वेन एवर यू होल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, तो एक इंफ्रारेड लाइट कैमरा में उसका सर्वे किया गया था, वेन एवर यू होल्ड अ फोन इन फ्रंट ऑफ यू, एवरी 15 सेकेंड्स द फोन क्लिक्स योर फोटो। एवरी 15 सेकेंड्स, हर 15 सेकेंड में आपका फोटो क्लिक करता है, मतलब पूरा समय फोन आपको देख रहा है और पूरा समय आपका फोन आपको सुन रहा है। हम बहुत बार जब फोन पे अपने दोस्त से, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, यार सोच रहा था मैं एक हाथ बाइक लेने की, या सोच रहा हूँ मैं कोई नया हुडी ले लूँ या नए शूज ले लूँ, है ना, नया शॉपिंग करना चाहता हूँ, मैं पैंट लेना चाहता हूँ अच्छी वाली, तो ऐसे कुछ हम फोन पे सिर्फ बात कर रहे हैं दोस्तों के साथ। दैट डे इटसेल्फ और नेक्स्ट डे इटसेल्फ, व्हेनेवर यू आर स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको ऐड दिख रहा है। भाई आपने तो आपके दोस्त को बोला था, अब वो दोस्त वाले ने पुमा कंपनी को फोन करके बोला हे जूता ढूंढ रहा है, नहीं। द मोबाइल इज ऑल्सो लिसनिंग टू यू, ऑल्सो इट इज ऑल द टाइम 365 डेज 24 आवर्स इट इज कीपिंग अ वॉच ऑन यू। मतलब आपका जो इंस्टाग्राम होता है, स्टोरी जब भी होते हैं, बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई इंस्टाग्राम पे फोटोज वगैरह पोस्ट करते हैं, तो जब भी हम इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करते हैं, हमारे हिसाब से सिर्फ फोटो गया है, तो सिर्फ फोटो नहीं गया है। आपने जब इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट की, स्टोरी पोस्ट करने के बाद बहुत बार हम स्टोरीज पे अपना लोकेशन भी शेयर करते हैं, कहीं खाने के लिए आए हुए हैं, कोई रेस्टोरेंट में वगैरह आए हैं, तो उसका लोकेशन हम शेयर करते हैं। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, वो लोकेशन शेयर नहीं भी कर रहे, चलो मान लो हम लोकेशन शेयर नहीं कर रहे वहां पर, बट जिस जगह रुक के तुमने इंटरनेट यूज किया और इंटरनेट का आपने क्या किया, फोटो अपलोड कर दी, तो इंटरनेट को उस एरिया का एक्सेस मिला। तो हर एरिया का अपना एक आईपी एड्रेस वगैरह होता है, मालूम है, हर मोबाइल का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। दे कैन ट्रैक योर लोकेशन थ्रू योर जीपीएस, कि आपका मोबाइल कहां पर एक्टिव है। अगर वाईफाई से कनेक्टेड हो तो वाईफाई का तो बट ऑब्वियस अपना खुद का आईपी एड्रेस है। यहाँ पे अपना पूरी बिल्डिंग में जो वाईफाई लगा हुआ है, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड है, तो इसका अपना आईपी एड्रेस है, तो इसका लोकेशन फिक्स है। जब भी आपने इंटरनेट सर्विस अपने घर में वाईफाई बिठाया होगा, तो एड्रेस प्रूफ तो दिया ही होगा, बोलो हाँ या ना, तो ये हमने दिया हुआ है सर। तो ये आपका एड्रेस भी ट्रैक कर रहा है, आपका लोकेशन भी ट्रैक कर रहा है, एंड हाउ यू आर फीलिंग, इवन इट इज ट्रैकिंग दैट थिंग, आपकी फीलिंग्स को भी ट्रैक कर रहा है, इमोशंस तक ट्रैक हो रहा है आपके। बकायदा एक लेडी ने यूएस में और यूके में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, यूएस या यूके में, उस लेडी ने इंस्टाग्राम वालों को मेल लिखा था। उसने बोला था कि मेरे पर्सनल डिटेल्स आपके पास, आपके सॉफ्टवेयर में, आपकी कंपनी में क्या क्या अवेलेबल है, वो सारा का सारा मुझे डिटेल चाहिए। ठीक है, लीगल रूट से वो गए, उसने पूरा डेटा निकाला, उस डेटा से उसको इंस्टाग्राम पे उसको ये पता चला, जिस उसको खुद के बारे में जितना पता नहीं है इंस्टाग्राम को उतना पता है। जब उसका मूड खराब होता है तो वो कौन से गाने सुनती है, उसका मूड कब खराब होता है, when she feels happy, whenever she is feeling happy, what does she do, कब वो शॉपिंग पे जाती है, कब खाना खाने जाती है, उसका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, कहां पर वो सबसे ज्यादा विजिट करती है, ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल। अगर इतनी माइन्यूट डिटेल आपकी डे टू डे एक्टिविटीज अगर किसी के हाथ में आ जाए, isn't it easy to manipulate you people? मैनिपुलेशन कितना आसान हो जाएगा, मैनिपुलेशन बहुत आसान हो जाता है इसमें। तो बेसिकली ये जो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या फ्री में यूज कर रहे हैं अपन, क्या 1 रुपया चार्ज पे कर रहे हैं अपन इंस्टाग्राम को?
नहीं, तो फिर सर इंस्टाग्राम फेसबुक के लोग चल कैसे रहे सर? किसके भरोसे चल रहे सर? ये एड्स के भरोसे चल रहे हैं। ये एड्स के भरोसे इसलिए चल रहा है। आपको ये भी पता होगा कि बीच में व्हाट्सएप पे अगर आप देखेंगे अभी बार बार वो मैसेज लिख के आता है और मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, बराबर है? तो उस समय पे वो भी उन पर भी केस हुआ था कि आप व्हाट्सएप का पर्सनल डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। आप पर्सनल डेटा एक्सेस करने लग जाएंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि आप चैट पे किससे बात कर रहे हो, तो किस चीज की बात हो रही है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपको किस चीजों की जरूरत है, आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, आपकी परिस्थिति खराब है, ये समझ में आ गया। तो ये समझ में आने के बाद क्या होगा? फिर जो बड़े बड़े मोटिवेटर्स होते हैं ना, क्या आपके जीवन में परेशानी है, क्या आपके जीवन के लगे पड़े हैं, तो आइए हमारे 5 दिन के सेशन में आपके जीवन की काया पलट कर देंगे। ये एड्स दिखने चालू हो जाएंगे। तो यस, तो बेसिकली जो डेटा आपका जो इंफॉर्मेशन है वो इस प्रकार से यूज किया जाता है। एंड इफ यू डोंट नो, मेनी ऑफ दीज बिग बिग कंपनीज दे आर वर्किंग ऑन ब्रांडिंग। देखो पहले जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D जो होता था, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, कि भाई प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कौन से हिसाब से प्रोडक्ट बनाना चाहिए, प्रोडक्ट में हम क्या इंप्रोवाइजेशन लेके आ सकते हैं, ये सारी चीजें होती थी। अब ऐसा नहीं है। अब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है वो पूरा मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पे होता है। किस प्रकार से आपके मन में डिजायर क्रिएट करे उस प्रोडक्ट के लिए। हमको याद है हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में हमने डिमांड का डेफिनेशन पढ़ा था, डिजायर प्लस एबिलिटी टू प्लेस प्लस विलिंगनेस टू पे, बट द बेसिक थिंग, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज डिजायर। तो आपके मन में जब तक आपको यह फीलिंग ना आए कि ये प्रोडक्ट की मुझे जरूरत है, तब तक आप खरीदेंगे। तो कंपनीज आपको यह बताना चाहती है कि देखिए ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना जरूरी है, इसके बगैर आप जी नहीं पाओगे, आप समाज में लोगों के बीच में रह नहीं पाओगे। तो इस डेटा का इस्तेमाल करके कंपनीज आपको अपना प्रोडक्ट बेचती है। और फिर सर यहां पर हमने जैसे देखा इकोनॉमिक्स में 2 चीजें और चाहिए ना सर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे। सर इच्छा तो बहुत है, गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदना चाहता हूं, बट इतने पैसे नहीं है सर, 1.5 लाख की गाड़ी है, बराबर है? लो तुरंत एक और ऐड आ गई, क्या? EMI अवेलेबल, बजाज फाइनेंस लोन, ऑटो लोन। बोलो सिर्फ 10,000 भरो, गाड़ी घर लेकर जाओ। अरे वाह गजब, 10,000 रुपए तो है भाई जेब में, भर दिए 10,000। लो क्रेडिट पे अभी आज क्या चीज अवेलेबल नहीं है? गाड़ी अवेलेबल है, टीवी अवेलेबल है, फ्रिज अवेलेबल है, हर एक वस्तु, यहां तक कि आजकल तो कपड़े भी आपको EMI पे अवेलेबल है। जो महंगे महंगे शादियों में कपड़े यूज होते हैं ना, 50-50 55,000 के, लाख लाख रुपए के कपड़े, वो भी EMI पे आते हैं। बोलो ट्रैवल वेकेशन पे अगर आप जा रहे हो तो वेकेशन पे भी EMI अवेलेबल है। घूम के आओ, गो फॉर अ ट्रिप, पे लेटर, आयो, ऐसा भी कुछ है। तो उधर भी EMI ऑप्शन, तो EMI ऑप्शन कहां अवेलेबल नहीं है आज की तारीख में? हर जगह आपको EMI अवेलेबल है। अजिंक्य जो चीज तू पूछ रहा है उधर नहीं है अभी तक तो फिलहाल। वहां पर नहीं है अभी, वहां पर ओनली, वहां पे तो ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं है, कैश पेमेंट लगता है। ठीक है। यस, तो ऑनलाइन में चालू नहीं, चालू तो है ना, चालू है ना? हेलो, अरे एक मिनट। एक मिनट, ठीक है, लिंक शेयर कर देता हूँ लेक्चर का आज के लिए।
कौन सा ग्रुप है रे भाई? ये ग्रुप 2 दिसंबर, ये चल, मेरे ख्याल से गलत कोर्स पे लेक्चर चालू कर दिया मैंने। ठीक है, लेट्स सी। हाँ जी, चालू करें। यस, तो अब हमको इतना तो समझ में आ गया है कि कि डेटा इज सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस नाउअडेज, राइट? अब मेरे ख्याल से एक नया बिल पास हुआ है कि नहीं, आई एम नॉट अपडेटेड रिगार्डिंग दैट, बट एक पार्लियामेंट में एक बिल पास करने की बात चल रही है, जहां पर हर कंपनी, कोई भी कंपनी अगर आपसे किसी प्रकार का कोई भी डेटा लेना चाहती है, पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, दे नीड टू टेक योर व्हाट यू से कंसेंट। आपका तो कंसेंट हम दे ही रहे हैं, बट इस बार उनको एक्सप्लिसिटली कंसेंट आपसे लेना है, क्लियरली बताकर कि आपका जो डेटा या आपका इंफॉर्मेशन जो हम ले रहे हैं वो कहां यूज होने वाला है। क्लियरली इट शुड बी मेंशन्ड। प्लस एज सून एज यू लीव दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इंस्टीट्यूशन, जो भी है, आप जब भी वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेंगे तो यू हैव टोटल एंड कंप्लीट राइट टू आस्क देम टू डिलीट योर डेटा फ्रॉम देयर डेटाबेस। आप हमारा डेटा अपने डेटाबेस से आप डिलीट कर दीजिए, हमको आपकी तरफ से किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। एंड इन केस बाय चांस आफ्टर यू इन्फॉर्मिंग देम के डेटा डिलीट कर दीजिए, उसके बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई प्रमोशनल मैसेज आता है, किसी प्रकार का कोई अनवांटेड उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आता है, यू कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट देम। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ जो अपने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ या गवर्नमेंट के जो कुछ डिपार्टमेंट्स है, इनको छोड़कर बाकी सारी कंपनीज पर ये लॉ लागू किया है। बाकी ये तो गवर्नमेंट तो क्या है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए इन्होंने क्या बोला कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमने अपने आप को एग्जेम्प्ट कर रखा है इन चीजों से। समझ में आ रहा है? तो सिक्योरिटी पर्पस बोला है। अभी मेनी ऑफ देम आर लाइक, सम आर इन फेवर एंड सम आर अगेंस्ट इट। अभी वो जो बातें चल रही है, लेट्स सी अब उसका क्या आता है, जो भी वर्डिक्ट जो भी आएगा, क्या आएगा बाद में पता चलेगा। तो अभी के लिए फिलहाल ऐसा है कि डेटा इज हैज बिकम द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड ऑल्सो द बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस। डेटा के बेसिस पर ही पूरा बिजनेस का खेल चलता है, पूरे डेटा के बेसिस पर ही आपका बिजनेस चलता है। क्लियर है यहां तक? तो आइए बिजनेस डेटा एनालिटिक्स लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमने क्या क्या चीजें देखी थी सर? बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की जब हम बात करेंगे तो हम सबसे पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं, मीनिंग, नेचर, प्रॉपर्टीज एंड स्कोप ऑफ डेटा। तो यहां पर सर सबसे पहले हम बात करेंगे तीन चीजों की, एक है डेटा, दूसरा है इंफॉर्मेशन, तीसरा है नॉलेज। Sir, data. What is data? Any kind of random information that is available with you. Raw data or raw information is a data. तो जब हम इस डेटा को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके उसको रिलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट से या किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस से या किसी इंस्टेंस से, अगर हम उसे रिलेट करते हैं, देन दैट डेटा बिकम्स एन information. And when you use this information in a practical business or practical life, then that information becomes knowledge. क्लियर है यहां तक सबको? तो इसके पहले हमको सीएमए कोर्स के बारे में सिर्फ पता था, सीएमए कोर्स होता है, सीएमए की डिग्री होती है, लोग जॉब करते हैं, दैट इज बेसिकली डेटा। तो जब आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया, आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, दिस इज बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। एज सुन एज यू क्लियर योर सीएमए, आफ्टर बिकमिंग सीएमए यू गेट द डिग्री ऑफ सीएमए एंड देन यू आर गोइंग टू यूज दिस डिग्री इन योर वर्क, देन दैट बिकम्स नॉलेज। सिंपल है, समझ में आ जाएगा सबको? तो तीन चीजें हैं इसमें। क्या क्या चीजें सर? डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। डेटा के लिए हमने क्या बोला? इट इज अ सोर्स ऑफ, डेटा इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज और रेफर्ड टू एज। अभी पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस में जितनी बार हम रेफर करेंगे, अगर मैं रॉ डेटा की बात करूं, रॉ डेटा मतलब क्या? बिल्कुल कच्चा डेटा, बिल्कुल उसके ऊपर और प्रोसेसिंग बाकी है, काम करना बाकी है, अभी तो सिर्फ पूरा डेटा इकट्ठा हुआ है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इंफॉर्मेशन मतलब जो डेटा प्रोसेस्ड है, जो डेटा को हमने प्रोसेस किया है, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन एंड अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट डेटा। समझ में आया ना? प्लस माइनस वाला सिस्टम। मीनिंगलेस नंबर्स एंड टेक्स्ट एंड सिंबल्स आर इंक्लूडेड इन डेटा एंड इन पर्टिकुलर context, very very important, data in a particular
कंटेक्स्ट, अगर किसी कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हो देन इट विल बी कॉल्ड एज एन इंफॉर्मेशन, एंड दिस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन यानी कि प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विल बी नोन एज नॉलेज। क्लियर यहां तक सबको? तीन चीजें समझे हमने, डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स भी लिखवाए थे मैंने, लेक्चर में भी लिखवाया था, लेक्चर का लिंक शेयर करूंगा तो वहां से आप कॉपी कर सकते हैं, या तो आप में से जो लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है पहले का, एक बार इसका फोटो अगर ले लेंगे बढ़िया सा, तो आप बाद में आराम से कॉपी कर लेना घर पे। जिसने इसने नहीं लिखा है, जो बाद में ज्वाइन हुए थे, लेट ज्वाइन हुए थे, लेटर ऑन, या तो आपके बगल में जो आपके दोस्त यार बैठे हैं अगर अच्छे होंगे तो उनके बुक से फोटो ले सकते हो। ए लाईट बंद आहे का तिकडची? मागची लाईट लावू ना, चालू आहे सगळ्या। डन एवरीबॉडी, कैमरामैन फोकस करो, कर रही है? चल ले भाई, तुम्हाला कंटाळा जास्त आहे म्हणून करावं लागतंय, मला करायची गरज नाहीये, आधीच केलं असतं तर मला अक्कल शिकवायला आलाय। कोण होता तो? अरे बापरे, एवढं लिहून झालंय का? चल शुरू करें? यस चल, इंफॉर्मेशन डेटा नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए, कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा को जब तक आप प्रोसेस नहीं करेंगे उसमें से जो आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आने वाला नहीं है। therefore we can say any unprocessed information is called as data. computers and software packages are used for processing data. क्लियर है? तक इंफॉर्मेशन के बारे में 3 पॉइंट्स। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट अगर आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आता है, तो इसमें से ये आपका चैप्टर 20 मार्क का है, जहां पर आपके 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। नॉलेज, इंफॉर्मेशन यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज नॉलेज। वी कैन से प्रैक्टिकल यूज और इंप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड एज नॉलेज। नेचर ऑफ डेटा, कितने प्रकार के डेटा है? 3। पहला है न्यूमेरिकल डेटा, डिस्क्रिप्टिव डेटा एंड ग्राफिकल डेटा। तो अगर आपको याद होगा न्यूमेरिकल डेटा यानी कि ये मैंने आपके सामने एक बार ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन किए थे रिलायंस के, रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा यानी कि बेसिकली और लाइक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हम देखते हैं तो उसमें हमें नंबर्स दिखते हैं, अमाउंट्स दिखते हैं, फिगर्स दिख रहे हैं, बराबर है? तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स देन दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूमेरिकल डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा ऐसे जरूरी नहीं कि अमाउंट से रिलेटेड ही हो, नंबर्स रिलेटेड भी हो सकता है। आप वैसे तो आपने स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी पढ़ाई है फाउंडेशन में। कोई डायरेक्ट एंट्री वाला है क्या? डायरेक्ट एंट्री बीकॉम से कौन? यस तो स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ा है अपन ने, तो स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स, वो नंबर सीरीज वगैरह आपने बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़े होंगे शायद। तो यहाँ पर जब भी हम कोई नंबर्स का डेटा एनालाइज कर रहे हैं कि भाई अगर हम पॉपुलेशन देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ मेल्स इन द पर्टिकुलर एरिया, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर्स जब हम देख रहे हैं तो सच डेटा इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल डेटा। ये हुआ न्यूमेरिकल डेटा। दूसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव डेटा। डिस्क्रिप्टिव डेटा यानी कि पैराग्राफ फॉर्मेट्स में जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, ये बेसिकली दीज आर योर बोर्ड्स रिपोर्ट।
जब हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो बोर्ड रिपोर्ट आता है, बोर्ड का जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में ध्यान से समझिएगा, रिपोर्ट में बहुत बार हमने अगर हमारे इंस्टीट्यूट का कोई मैगजीन या हमने कोई इंस्टीट्यूट का कोई क्या कहते हैं आपका प्रोस्पेक्टस वगैरह कुछ ऐसा देखा होगा, तो वहां पे वर्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट, वर्ड फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट ऐसा, तो they want to address you and they want to provide you some information relating to the course or related to the institution। तो इसके बारे में जब आपको जानकारी देना चाहते हैं तो बेसिकली ये वाली जानकारी तो आपको वो पैराग्राफ फॉर्मेट में ही दे पाएंगे, ऐसे नंबर्स में तो दे नहीं पाएंगे। तो बेसिकली व्हेन दे आर ट्राइंग टू, आपने आपके कॉलेजेस में एडमिशन लेते समय भी वहां के प्रोस्पेक्टस वगैरह देखे होंगे, तो कॉलेज बेसिकली आपको सारी डिटेल्स बताता है, हु इज द प्रिंसिपल, हु इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कौन से कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं कॉलेज में, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कितने एल्यूमिनीज है, आजकल जो हमारे एल्यूमिनीज थे वो कौन से कंपनीज में कहां पर है, कितने सक्सेसफुल है कितने नहीं, ये सारी जानकारी आपको देते हैं, बराबर है ना। तो ये जो डिटेल है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स, दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव डेटा। डिस्क्रिप्टिव डेटा के बाद एक और तरीका आता है आपके सामने डेटा प्रेजेंट करने का, दैट इज ग्राफिकल डेटा। ग्राफिकल डेटा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। स्कूल से हम ग्राफ्स देखते आ रहे, वो ग्रीन कलर का पेपर आता था जो हमेशा हम लोग को स्कूल या कॉलेज लेकर जाना भूल जाते थे, तो रात को गाली खाते थे, फिर मम्मी डैडी गाली खाते थे, फिर वो रात को 10 वाजता कोणती दुकान उघडी राहणार रे याड आहे का तू, और फिर बाद में अगले दिन कॉलेज क्लास में से टीचर बाहर निकाल देता था, नॉनसेंस ड्यू टू ब्रिंग द बुक। तो ग्राफिकल डेटा, तो ग्राफ्स बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे ग्राफ्स में आगे ये जितने भी प्रकार के हम डेटा देख रहे हैं ना, आगे बहुत सारे डिटेलिंग में ये सारी चीजें हमें देखनी, अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स है। तो ये दीज आर बेसिकली ओनली बार चार्ट्स, तो इसमें और भी सिस्टम्स आते हैं, बार चार्ट है, पाए चार्ट है, हिस्टोग्राम है, तो अलग अलग चीजें वो आगे हम लोग डिटेल में देखने ही वाले हैं। तो अभी के लिए फिलहाल हमारा जो डेटा है इट इज क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट है सर? सबसे पहला डेटा इज प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल फॉर्मेट, दूसरा डिस्क्रिप्टिव डेटा, तीसरा ग्राफिकल डेटा, बराबर है। तो अभी तक हमने क्या 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 चीजें देखी? सबसे पहले हमने देखा डेटा, डेटा की रिलेटेड 3 चीजें, एक है डेटा यानी कि अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, सॉरी अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा, एंड तीसरा था आपका नॉलेज, जब आप इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज करते हो तब। उसके बाद हमने देखा जो डेटा है वो 3 प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है, देयर आर 3 फॉर्मेट्स, फर्स्ट इज न्यूमेरिकल डेटा, डिस्क्रिप्टिव डेटा एंड ग्राफिकल डेटा। बोलिए यहां तक क्लियर सबको? तीनों प्रकार के समझ में आ गए पॉइंट्स? ये चैप्टर पहला खत्म। 8.1 चैप्टर 8.1 ऐसे 8.1 8.2 8.3 8.4 8.6 8.8 ऐसे है, एक एक यूनिट है उसके अंदर। तो ये पहला यूनिट है आपका, मतलब एक एक दो पेज के यूनिट से ऐसे टाइम पास मतलब हंसते खेलते हो जाएगा ऐसा। टाइप्स ऑफ डेटा इन फाइनेंस एंड कॉस्टिंग। 2 प्रकार के डेटा है अगेन, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, क्वांटिटेटिव डेटा एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, जैसे स्टॉक प्राइस डेटा, स्टॉक प्राइस डेटा यानी कि स्टॉक्स के जो कैपिटल मार्केट में हम डेली बेसिकली अगर आपने किसी न्यूज चैनल पे देखा होगा, कंटिन्यूस बेसिस पर जो आपको वो डेटा नंबर्स में, जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा ये पूरा समय आपको दिखाता रहता है। यहाँ पे होना चाहिए था, गाचा, ये लो न्यूमेरिकल डेटा सापड़िया नंबर्स में। हाँ क्या हो गया? हाँ अच्छा होगा बताया, हूँ मालूम ही नहीं था, ठीक है। तो ये आप अगर देखेंगे ये क्वांटिटेटिव डेटा है, व्हाट आर दी शेयर प्राइसेस, या तो आप क्वांटिटीज में बात कर रहे हैं, बल्क में अगर किसी क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं, परचेस एंड सेल चल रहा है, क्वांटिटी की बात चल रही है, प्राइस की बात चल रही है, तो सच डेटा इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव डेटा। दूसरा है क्वालिटेटिव डेटा, टेक्स्ट, ऑडियोज एंड वीडियोस, लेक्चर्स वगैरह आप देखते हैं, वीडियोस क्वालिटेटिव डेटा जहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ऑडियोज आजकल आपका वो रिवीजन के ऑडियो नोट्स आ रहे हैं श्रीकांत सर के, एनपीओ रिवीजन मस्ट लिसन टू दिस, पूरा चैप्टर रिवाइज इन 15 मिनट्स 10 मिनट जैसे डालते रहते श्रीकांत सर, है ना। तो वो ईमानदारी से कितने लोग सुनते हैं? 50%। टेक्स्ट, टेक्स्ट, ऑडियोज एंड वीडियोस, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग सुना है कभी? मिनट्स ऑफ मीटिंग सुना है क्या? क्या रहता हो?
हाँ लॉ में, हाँ। अरे भाई साहब, मैं पूछता कुछ हूं, तुम जवाब देते कुछ हो। मैं पूछ रहा हूं ये होता क्या है। मिनट्स लॉ बताएंगे तो कितना नॉलेज हम लॉ, ये लॉ में आता है सर। अरे क्या मालूम नहीं मेरे को, सीए हूं मैं। उसका मतलब पूछ रहा हूं मैं, व्हाट इज मिनट्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग के हर मिनट का हिसाब, मिनट्स ऑफ मीटिंग, सिंपल। बराबर है ना। क्या होता है, समरी होता है। अच्छा, किस चीज का समरी होता है, मीटिंग का। कौन सी मीटिंग का। तो सर मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग को एप्लीकेबल है। फिर तो मतलब और कौन सी प्रकार की मीटिंग होती है, ईजीएम। ये कौन सा ईजीएम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अच्छा, और कोई प्रकार की मीटिंग होती है क्या। टाइप्स ऑफ डेटा। चल अच्छी बात है, ओके। यस, ये क्वालिटेटिव डेटा अगर आप देखेंगे क्या क्या देखा हमने, टेक्स्ट, ऑडियोज, वीडियोस, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, मिनट्स ऑफ मीटिंग, अगेन वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, एंड इंटरव्यूज ऑफ केएमपी। व्हाट इज केएमपी, की मैनेजेरियल पर्सन्स, राइट। उनके इंटरव्यूज वगैरह भी जो चलते हैं बेसिकली। अगर आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे स्क्रॉल करते हुए देखा, यूपीएससी एमपीएससी वालों के एग्जाम्स कैसे फालतू पना है, टाइम पास। ठीक है, तो आइए टाइप्स ऑफ डेटा पे आते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा, अभी सर यहां तक क्या क्या देखा हमने, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। फिर डेटा तीन प्रकार के, कौन से तीन प्रकार में डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा, डिस्क्रिप्टिव डेटा, ग्राफिकल डेटा। खत्म, चैप्टर इज खत्म सर, विषय क्लोज। उसके बाद हम देखा टाइप्स ऑफ डेटा। अब यहां पर हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा यूज्ड इन व्हाट, यूज्ड इन कॉस्टिंग एंड फाइनेंस। कॉस्टिंग एंड फाइनेंस की बात करेंगे तो दो प्रकार के डेटा आते हैं सर, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, क्वालिटेटिव डेटा एक्सप्रेस्ड इन ऑडियो, वीडियोस, टेक्स्ट एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह। टाइप्स ऑफ डेटा। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ डेटा, सर यहां पर अगेन चार प्रकार के डेटा है सर। एक है आपका नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। आइए, नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा। नोटबुक है सबके पास, तो मेरे ख्याल से जितने पेजेस है उतना छोड़ के यहाँ पे आ जाइए, ये चार्ट बना लीजिए। जो नए हैं कितने पेजेस लगेंगे अप्रोक्सीमेटली, कितने पेजेस, दो पेजेस, तीन पेजेस छोड़ दीजिए, चौथे पेज पे आके स्टार्ट कर दीजिए। यस, 2 से 2.5 पेज में हो जाएगा। 2 पेज में तो एक चैप्टर खत्म हो रहा है, और दूसरे यहां पर आ जाइए। हाँ जी, चलिए शुरू करें, शुरू करें। यस, नॉमिनल डेटा। अब हम बात कर रहे हैं सर नॉमिनल डेटा या नॉमिनल स्केल की। नॉमिनल स्केल और नॉमिनल डेटा, यहां पर क्या होता है, कैटेगराइजिंग ऑफ डेटा, on the basis of certain characteristics, सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ये डेटा को सेग्रीगेट किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। अब ये कौन से प्रकार का सर कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। अब जैसे मान लीजिए अगर अपन किसी एक क्लास की बात कर रहे हैं, अपन क्लासरूम में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं सबने टेस्ट दिया है, तो टेस्ट के बेसिस पर ये देखा जा रहा है एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट, अबव एवरेज स्टूडेंट, रैंकर स्टूडेंट, जैसे क्लासिफिकेशन होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है डेटा का, क्या भाई अबव एवरेज स्टूडेंट्स मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स है, जिसने एक पर्टिकुलर परसेंटेज मार्क्स के ऊपर स्कोर किया हुआ है। आपने ये देखा होगा स्कूल में शायद ग्रेडिंग सिस्टम था, ग्रेड्स थे आपके, परसेंटेज अलग थे, परसेंटेज के अलावा ग्रेडिंग था कि भाई 75% अबव है तो ए है, 90% अबव है तो ए प्लस है, 75% के बिलो है तो बी है, सी है, ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम होता था।
तो यहाँ पर बेसिकली जो ग्रेड्स दिए जाते थे, ग्रेड्स अलॉट किए जाते थे, ए बी सी डी, ये जो ग्रेड्स अलॉट किए जा रहे हैं बेसिकली यहाँ पर हम लोग एक्चुअली वो नंबर्स के बेसिस पर है, उसको नहीं बोलेंगे अपन, बट एक कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है, फर्क बता रहा हूं मैं, नंबर्स मत देखिएगा, ये हम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हो क्या मैं, कि आपको इतने मार्क्स आए हैं, भाई इतने स्टूडेंट जो है ये एवरेज स्टूडेंट्स है, इतने स्टूडेंट जो है ये बिलो एवरेज है, इतने स्टूडेंट जो है ये अबव एवरेज है, मतलब उस पर्टिकुलर डेटा या उस पर्टिकुलर ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, या उस पर्टिकुलर ग्रुप के फीचर्स की बात कर रहे हैं अपन। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब यहां पर एक और एग्जांपल, अगर टेक्निकल एग्जांपल देखिए, ये लिख सकते हैं अपन, एवरेज स्टूडेंट्स, बिलो एवरेज, अबव एवरेज। फिर आपका जो स्टॉक मार्केट है वहां पर बेसिकली चलने वाला स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का मतलब क्या है सर? एनीबडी? मार्केट, सॉरी, मार्केट का उसका वैल्यू क्या है? तो स्मॉल कैप मतलब क्या? वो कंपनी जिनकी वैल्यू कम है, वो स्मॉल कैप मतलब क्या? स्मॉल कैप कंपनीज की अगर बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर एक लिमिट सेट है कि भाई इतना, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मतलब भाई कोई कंपनी है जो 10 करोड़ के नीचे वाला उसका शेयर कैपिटल है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल 10 करोड़ के नीचे, तो वो स्मॉल कैप में आएंगे। 10 करोड़ से 50 करोड़ तक जिसका कैपिटल है वो मिड कैप में आएंगे, 50 करोड़ के ऊपर वाले लार्ज कैप में आएंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, नॉट एक्जैक्टली 5-10 उसको कंसिडर मत करना, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो हमको ये स्मॉल कैप कंपनी बोल देता, हमको ये समझ में आ जाता, हाँ ये सारी कंपनीज क्या है, इन सब का कैपिटल कम होगा। मिड कैप का मतलब क्या सर? ये सब कंपनी जो है मिड रेंज की कंपनीज है। लार्ज कैप मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, आपका रिलायंस, टाटा जैसी जो बड़े ह्यूज कैपिटल वाली कंपनीज होती है, लार्ज कैप कंपनीज। समझ में आ रहा है तक? उसके बाद एक और यहाँ पे कंसेप्ट आता है आपका इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स। इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स मतलब, इक्विटी फंड्स मतलब वो पैसा जहां ज्यादातर पैसा कहां लगा हुआ है? इक्विटी में लगा हुआ है। और डेट फंड्स मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। राइट? क्लियर है तक? तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अगर हम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, देन दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज नॉमिनल क्लासिफिकेशन, नॉमिनल स्केल, नॉमिनल डेटा। बोलिए क्लियर है तक सबको? नॉमिनल, आपको बुक मिली है ना मेरी? क्या नहीं? एफएम की मिली है ना? हाँ तो उसी में है ना यार, अलग से बुक दूंगा क्या? एड़े, हाँ ना, है अच्छा, बुक है नहीं 100 पेज की, उसके लिए तुमको अलग से उसका कवर प्रिंट करा के फोटो लगा के दूं तुमको मैं? खर्चा बढ़ाऊं? नहीं है बुक, नहीं है। पहले इसमें मिलना 2 रुपए नहीं, उसके अंदर बुक छाप के 1 रुपए गवा के 1 रुपए लेके है क्या नहीं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बुक दिखा, मेरे को खुद को कंफर्म करना है। तो राज सर ने बोला तो था, मैं उसमें ऐड करूंगा आपका, है ना? हाँ, मैं घबरा गया ना। ये इतना तो बुक है मेरा, इतने ही तो पेजेस है, इसके लिए तुम बोल रहे हो अलग से बुक दू तुमको यार? व्हाट इज, इतना मस्त कलरफुल फॉर्मेट में बना के दिया हुआ है तुम लोगों को, गजब वाला। मेरा फोटो ये ऊपर है, दिख, ठीक है। तो कल से प्लीज बुक कैरी करेगा, मेरा मेरा जो बुक है वो कैरी करो। तो उसमें क्या है, बहुत बार बहुत सारी चीजें अपने को हाईलाइट करने की काम आएगी, हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं है लेक्चर में। चलिए आगे बढ़े। ऑर्डिनल डेटा, व्हाट इज ऑर्डिनल डेटा? चलिए, ऑर्डिनल स्केल या ऑर्डिनल डेटा की अगर हम बात करेंगे, यहां पर डेटा पुट इन ऑर्डर, डेटा इज पुट इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में लगाया जाता है। बराबर? एक पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट एक समझना, ये ऐसा नहीं है अगर हमने एक ऑर्डर में लगा दिया,
हम मतलब ऑर्डर में लगा रहे हैं, मतलब सर मान लीजिए हम किसी कैपिटल मार्केट में किसी स्टॉक्स की है, किसी शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो हमने उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, भाई सबसे सस्ता शेयर कौन सा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा प्राइस वाला, उससे ज्यादा प्राइस वाला, उससे ज्यादा प्राइस, उससे ज्यादा प्राइस वाला। तो ऐसे एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने डेटा सॉर्ट कर लिया। यहां पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि द विच स्टॉक इज बेटर देन दिस, ये हम ये बता ही नहीं रहा हूं मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कौन सा स्टॉक बेटर है। मान लीजिए कंपनी ए है, बी है, सी है, डी है। ऐसा मान लीजिए कंपनी ए है, इसका शेयर प्राइस 10 रुपया, बी है इसका 15 रुपया, सी है इसका 25 रुपया, डी है इसका 50 रुपया, ई है इसका 70 रुपया। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ऑर्डर में अरेंज किया है, दैट्स इट। या तो आप सब लोगों को अटेंडेंस लेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने क्या कर दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया आप सबके नाम। स्कूल में होता ही था रोल नंबर्स, दो रोल नंबर्स आपको अलॉट किए जाते थे। ऐसा था क्या कि सर जो रोल नंबर 1 है वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और जो मेरा जैसे रोल नंबर 100 है, रोल नंबर 101 अगर रहेगा तो इज अ वर्स्ट स्टूडेंट, ऐसा कुछ था क्या? तो जो रोल नंबर दैट वाज अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ द अल्फाबेट्स इन योर नेम्स, आप अल्फाबेटिकल वाइज आपका नाम अरेंज किया जाता था और उस ऑर्डर में आपको रोल नंबर असाइन किया गया है। दैट इज नथिंग बट ऑर्डिनल डेटा। एक सीक्वेंस में लगाकर देना डेटा, एक सीक्वेंस में लगा के देना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। खत्म। आपने सबने टेस्ट पेपर लिखा, सबने टेस्ट दिया, टेस्ट पेपर सारे आपने सबमिट कर दिए, सबमिट करने के बाद पेपर सारे चेक हुए, चेक करने के बाद उन पेपर्स की एंट्रीज करनी है सॉफ्ट में। समझ में आ रहा है क्या? अब सॉफ्ट में उन मार्क्स को, आपके मार्क्स को सॉफ्ट में अगर एंटर करना है तो मैं क्या बोलता हूं मेरे स्टाफ को, भाई सबसे पहला काम क्या करना, सारे ए नाम के जितने बंदे सबका नाम अलग कर, बी वाले अलग कर, सी वाले अलग कर, डी ई एफ जी, जो आपके नाम वाइज पेपर्स क्या होंगे, सेग्रीगेट किए जाएंगे। तो नाम वाइज सेग्रीगेट कर रहे हैं, मतलब ये मतलब है क्या कि जो ए नाम के बंदे हैं ये ज्यादा बेहतर है, बी नाम के जो बंदे हैं ये बेहतर नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो इट इज जस्ट अ स्पेसिफिक ऑर्डर, it is the data is presented in an order, that's it, nothing else. So यहां पे एक और पॉइंट लिखेंगे, डेटा पुट इन ऑर्डर, पुट इन स्पेसिफिक ऑर्डर बोलेंगे अपन। काय रे कचके, it does not specify the एग्जाम्पल में लिख लेंगे नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, stocks listed in ascending order of their price, तो यहां पर जब हम 10 स्टॉक्स का अगर आपको नाम दिखा रहा हो तो ऐसा है क्या कोई कि जो पहला मैंने स्टॉक लिखा है उसका परफॉर्मेंस बेहतर है या बेटर है, ऐसा है क्या? नहीं सर, उसका प्राइस कम है इसलिए उसको हमने पहले दिखा दिया, जिसका प्राइस हाईएस्ट है वो एंड में दिखाया, दैट्स इट। यहाँ पे परफॉर्मेंस हम जज नहीं कर रहे। क्लियर है यहाँ तक? अगला इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल की बात करते हैं सर। देखिए जगह नहीं रहेगी, नॉमिनल स्केल ऑर्डिनल स्केल ने जगह ले ली तो इंटरवल स्केल को नीचे लेके आ जाइए आप नोटबुक में से, नीचे लेके आ सकते हैं ऐसे। इंटरवल स्केल आई, इट इज यूज्ड, क्या हो रहा है? तकलीफ हो रही कुछ? नहीं ना?
नहीं, अगर चुप नहीं बैठे तो तकलीफ हो जाएंगी. इट इज यूज्ड फॉर कैटेगराइजिंग एंड रैंकिंग. यहाँ पे रैंक्स आ गए आपके. कैटेगराइजिंग एंड रैंकिंग. using an equal interval. Using an equal interval. चलिए डन. क्लियर यहां तक सबको? तो यहां पर क्या हो रहा है सर? यहां पर रैंकिंग बताई जा रही है. यहां पर रैंकिंग बताई जा रही है. अब रैंकिंग बताई जा रही है तो यहां पर उन्होंने एक एग्जांपल लिया है बेहतर सा, जो वो बता रहे हैं टेम्परेचर. टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस. तो यहां पर जब हम ये टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर में क्या हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब इट इज अ टेम्परेचर, राइट? वहां से अगर हम 10 डिग्रीज पर जा रहे हैं मतलब इट कोल्डनेस जो है वो कम होता जा रहा है, बराबर है. 25 डिग्रीज पे जा रहा है, 30 डिग्रीज पे जा रहा है, तो यहां पर रैंकिंग हो रही है. ये डेटा को हमने क्या नाम दिया है? इंटरवल. इंटरवल स्केल और इंटरवल डेटा. तो अगर हम लोग 30 डिग्रीज की बात करें तो 30 डिग्रीज हायर देन 20 डिग्रीज एंड लेस देन 40 डिग्रीज, तो कंपेरेटिव डेटा ही है. नहीं समझा? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक और चीज है यहां पर. 0 डिग्रीज मतलब इट डजंट शो एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर. 0 डिग्री मतलब टेम्परेचर नहीं है, ऐसा है क्या? टेम्परेचर है ना. उल्टा वो तो हम नेगेटिव में भी जा सकते हैं. -2 डिग्री सेल्सियस, -10, -20 डिग्रीज ऐसा भी जा रहा है. तो हियर 0 नेवर रिप्रेजेंट्स एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग और एनी पर्टिकुलर डेटा. तो यहां पर 0 मतलब 0 को भी यहां पर वैल्यू, 0 को भी वैल्यू है. अब मैं अगर बोल दूं यहां पे 0 स्टूडेंट्स है, इसका मतलब स्टूडेंट्स है ही नहीं ना. 0 स्टूडेंट्स मतलब उस कैटेगरी में स्टूडेंट्स है ही नहीं. बट वैसे 0 टेम्परेचर को ये नहीं बोल सकता मैं, टेम्परेचर ही नहीं है मतलब. बात समझ में आ रही? दो अलग अलग चीजें हैं. दो अलग अलग चीजें हैं. डेटा वैसे देखो, डेटा एनालिटिक्स आज की तारीख में अगर मैं आपको बोलूं तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर बिकमिंग अ CMA यू हैव अ वेरी वाइड स्कोप इन बिजनेस डेटा एनालिटिक्स. दैट टू अगर आप बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, घर में अगर भरपूर पैसा है तो ज्यादा महंगा कोर्स नहीं है, सस्ता कोर्स है 50 लाख रुपए में ऑस्ट्रेलिया में. हाँ जी, 50 लाख रुपए, ज्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ 50 लाख रुपए लगेगा. बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के लिए आप वहां पर जा सकते हो एंड योर स्टार्टिंग पैकेज इज 35 लैक्स. स्टार्टिंग पैकेज 35 लॅक्स. हा, चला नाही निघू शकता तुम्ही 100%. मतलब भाई साहब 35 लाख का पैकेज नहीं है, 27 से 28 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी है. पर मंथ सैलरी. तो एक बार CMA कंप्लीट कर लो. CMA कंप्लीट करने के बाद अगर किसी की इच्छा होगी तो हमको बताना. पूरा अरेंजमेंट है अपने पास उसका. हाँ, पूरा एप्लीकेशन से लेके यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत करके एडमिशन करवाना, वहां पे हॉस्टल फैसिलिटी, एवरीथिंग अपने पास है, सब सेटिंग है, टेंशन नको. मैंने क्यों नहीं किया? मेरी इच्छा नहीं थी, मुझे पता अभी चला. और जैसे तुम लोगों को पता ही है मैं गरीब आदमी हूं. 2,500 रुपए पगार है, 2500 नहीं है. अभी 10 तारीख से पगार बढ़ने वाली है. CMA फाइनल, CFR चालू होगा तो बराबर है. 2700 रुपए पगार होने वाला अपना. 2700 रुपीज पगार है अपना हर महीना. हाँ, पार्टी 100 रुपए बांट देता हूँ, 1-1 रुपए का चॉकलेट ले लो, बांट लो आपस में. उससे 2700 रुपए तो पगार है. 2700 रुपए में क्या ही मैं पार्टी दूंगा तुमको. आइए, इंटरवल स्केल समझ में आ गया सबको? बढ़िया, वेरी नाइस सर. आगे बढ़ते हैं. रेशियो स्केल.
रेशियो स्केल की बात कर रहे हैं अपन। ओके, रेशियो पढ़ा है अपन ने। चलिए आइए, रेशियो स्केल में लिखिए it possesses all the characteristics of nominal, ordinal and interval। तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। डन। आइए यहां पर एलविश भाई के फैन घूम रहे बाहर। इन बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, एक मिनट कहाँ गया रहा हूं? A ratio scale is utilized to measure sales, pricing, market share and client। डन। चलो डन। यस, कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8.3। अरे चैप्टर पढ़ रहा, मजाक कर रहे हैं। बंदा बुक आणून देणार आहे, स्टुडंट आहे, बुक आणून दिले, बुक घे। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक, डिजिटाइजेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। digitization of data and information। now you people are very well known to digitization। बराबर, आजकल बहुत कुछ डिजिटली हो रहा है, बराबर, कुछ कुछ चीजें पेंडिंग है अभी होना।
क्या भाई, क्या कर रहा हूँ डिजिटली, ऐसा कुछ कर रहा है क्या? हाँ, आज क्लास के बाद चाय पे चर्चा, ठीक है। चलिए, डिजिटाइजेशन यानी कि क्या है सर? पहले जितने भी हम, अगर आपको पता होगा, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, आपके 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट, 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट वगैरह, ये जो सारी चीजें थी, आपको मालूम है अभी ये सारा डिजिटलाइज हो गया है। क्या नाम है उसका? डिजी लॉकर। बराबर है, डिजी लॉकर। मतलब ये हमने तो नहीं किया, सरकार ने करवाया। सरकार ने क्या करवाया? ये जितना भी डिटेल है आपका, सबसे पहले सरकार चालू किया किसके साथ? आधार कार्ड। आधार कार्ड के साथ चालू किया सरकार ने। सरकार ने क्या किया? एक कॉमन पोर्टल पे पूरे देश के, पूरे कंट्री के जितने सिटीजन हैं उन सबका डेटा कॉमन एक जगह पे लेकर आ गए, एक कॉमन पोर्टल पे लेकर आ गए। उसके बाद वो पूरा कॉमन पोर्टल पे एक डेटा लेकर आने के बाद उस व्यक्ति से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया मतलब आपके जो फिजिकल फॉर्मेट डेटा था या जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह थे, उन सबको उन्होंने क्या कर दिया? स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दिया। बराबर है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक अपना आधार कार्ड का भी एक पोर्टल है, UDI, जो भी नाम है अजीब सा। तो वहां पर जाके आप अगर लॉगिन करते हो तो आपकी सारी डिटेल्स वहां पर अवेलेबल है। मतलब आपके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होना, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटाइजेशन। तो आज की तारीख में पहले तो लेक्चर्स भी डिजिटल नहीं होते थे। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर्स होते थे, बोर्ड पे लिखा जाता था। फिजिकल फॉर्मेट में फेस टू फेस जैसे लेक्चर्स होते थे। आज की तारीख में अभी ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी लेक्चर देख रहे हैं डिजिटल फॉर्मेट में हो गया ना लेक्चर्स। ये हो गया। फिर आपका जो GDPD वाले बच्चे होते हैं, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव वाले जो लेक्चर्स लेते हैं, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव लेक्चर्स, अगेन वो भी डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया ना। अरे यहाँ तक कि आपके शेयर्स वो भी डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए, जिसको अपन डीमैट बोलते हैं, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट। बराबर, पहले मटेरियल फॉर्मेट में थे, यानी कि शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते थे, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स मिलते थे फिजिकल फॉर्मेट में। प्रिंटेड, कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंटेड आपके नाम के शेयर्स और आपके नाम के डिबेंचर्स मिलते थे, विच इज नाउ बीइंग कन्वर्टेड टू डीमैट फॉर्मेट। डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में। तो यहां पर क्या हो रहा है? जितना अब तो सर बहुत सारी चीजें हमने क्या कर दिया? डिजिटलाइज कर दिया। तो अब बारी है डेटा की। तो डेटा को हम लोग कन्वर्ट करने वाले किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। अब ये डिजिटल फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करने की आसानी कितनी है, ध्यान से समझो। पहले के सिनारियो में, पहले के केस में क्या होता था? जो भी आपके जैसे ये जो होते थे, क्या कहते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं CA फर्म का। जब मैं अपने आर्टिकलशिप में था, तो आर्टिकलशिप में जो, वैसे तो फर्म बहुत पुरानी थी, पुरानी फर्म थी, तो इनके पास जो पहले के असेसमेंट ऑर्डर्स, जो नोटिस वगैरह आते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह जो होते थे, ये सारे के सारे फिजिकल फॉर्मेट में होते थे। तो ये फिजिकल फॉर्मेट में होते, तो ये इनके क्या होते थे? फाइल्स में लगे हुए होते थे। फाइल्स ऐसे बड़े बड़े वार्डरोब्स में वगैरह ऐसे फाइल ABCD के नाम से फाइल्स लगे हैं क्लाइंट्स के। तो हमको जब भी कोई असेसमेंट नोटिस चाहिए या कोई भी असेसमेंट, किसी पुराने असेसमेंट को हमें रेफर अगर करना है, तो रेफर करते समय हमें क्या करना पड़ता था? तो फाइल ढूंढ के निकालनी पड़ती थी। वो फाइल ढूंढ के निकालो, फिर वो फाइल निकालने के बाद उस फाइल से पढ़ो, वो असेसमेंट लेटर पूरा फाइल में ढूंढो, वो दिक्कत होती थी। फिर धीरे धीरे जब कंप्यूटर का यूज वगैरह स्टार्ट हो गया था, मतलब मैं पहले की बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, जब तक मैं ज्वाइन हो गया था तब तक तो बहुत सारा डिजिटल फॉर्मेट में आ चुका था। तो इन्होंने क्या इन्होंने क्या काम स्टार्ट कर दिया ऑफिस में? इन्होंने कि जितना भी जो डेटा था, जितनी भी फाइल्स थे, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट नोटिस, नॉट एवरीथिंग, पूरा पूरा फाइल भरने में कोई सेंस नहीं था, तो जो इंपॉर्टेंट नोटिस थे, जो इंपॉर्टेंट समन्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट असेसमेंट ऑर्डर्स, पेनल्टी ऑर्डर्स, या जो उन्होंने टैक्स पे की हुई रिसीट्स थी, ये सारी चीजों को उन्होंने जो प्रिंटर आता है ना, स्कैनर प्लस प्रिंटर वाला जो आता है, वो उन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर करके फोल्डर्स में, कंप्यूटर में, सर्वर में चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए उन्होंने एक सर्वर भी खरीदा था, जैसे अभी अपना गूगल का भी सर्वर आता है मालूम है, वन ड्राइव बोल के। अगर गूगल का स्टोरेज कंप्लीट हो गया तो आपको पूछता है भाई पैसा भरो, स्टोरेज ले लो बोल के। तो आजकल आज के जो भी है गूगल ड्राइव की हम बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो गूगल ड्राइव की जो हम बात कर रहे हैं, जो ड्राइव है ये क्लाउड है, क्लाउड जिसको हम बोलते हैं। तो क्लाउड इज नथिंग बट अ कॉमन पोर्टल वेयर एवरी डेटा, ईच एंड एवरी डेटा इज स्टोर्ड, बराबर है, इन अ डिजिटल फॉर्मेट। अब हुआ क्या? फिर बाद में इन्होंने क्या कर दिया? अब जो भी, क्योंकि देखिए इनकम टैक्स वगैरह जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के काम है, ये ऑन पेपर ही होने वाले काम है, बट ये पेपर कब तक संभालेंगे और कितने संभालेंगे? क्लाइंट, पुराने क्लाइंट से 25-25, 30-30 सालों से ये सारे क्लाइंट्स है, उनकी फाइल, एक एक क्लाइंट की फाइल ये मोटी मोटी फाइल हो गई। इतने सारे के सारे असेसमेंट, जितने साल के असेसमेंट 2003, 2004, 2002, 2001 तब के असेसमेंट फाइल्स अभी तक भी है।
क्योंकि बेसिकली जो बहुत पुराने पुराने क्लाइंट्स थे, जिस फर्म में मैं था बेसिकली उनके जो क्लाइंट्स थे, ये आपका वैशाली होटल, वैशाली, फिर वहीं पे रूपाली, फिर इधर मॉडर्न कैफे, बैम्बू हाउस, फिर आपका यात्रिक होटल है रविवार पेट में, यात्रिक होटल एक और है, फिर आपका एसजीएस मॉल के यहाँ पर वो कॉफी हाउस, कॉफी हाउस होटल सुना है? नहीं, वहां का नहीं मालूम, उस तरफ का एरिया का नहीं मालूम आपको यहाँ पे। तो ये उसके अलावा कलमड़ी हाई स्कूल, कलमड़ी हाई स्कूल तो सबको मालूम है, कलमड़ी हाई स्कूल, ये सारे उनके। अब ये कॉलेज नया है क्या? 5-10 साल पहले चालू हुआ है क्या? अरे तो जमाने से है। तो अगर आप समझेंगे बेसिकली क्या होता है, ये जो अपने पुणे में जितने भी शेट्टीज है ना, ये सारे सारे कनेक्टेड है, सारे के सारे कनेक्टेड है। तो द फर्म आई वाज वर्किंग वाज इन सदानंद शेट्टी एंड कंपनी। तो जो सदानंद शेट्टी एंड कंपनी, जो हमारे सर थे जिस फर्म में मैं काम कर रहा था, ही वाज अ ट्रस्टी इन कलमड़ी हाई स्कूल, वो ट्रस्टी थे। उसके अलावा ये जितने भी शेट्टी है, जितने उदय शेट्टी है, फिर बाद में आपका वहाँ पे दयानंद शेट्टी है, सदानंद शेट्टी है, ये जितने भी शेट्टी है, नहीं वो नाना पाटेकर वाला उदय शेट्टी नहीं, तो ये जितने भी शेट्टीज है, ऑल दीज पीपल, मॉडर्न हाउस, बैम्बू हाउस, मॉडर्न कैफे, बैम्बू हाउस, वैशाली, रूपाली, उधर अंदर एक और होटल है आम्रपाली, रूपाली, रूपाली की साइड में अंदर अंदर एक लेन में, उसका खाना भी बहुत बढ़िया है, वेज रेस्टोरेंट है, जबरदस्त है। तो वो ये जितने भी रेस्टोरेंट है, वो तो मुझे भी नहीं पता था, जब हम लोग ऑडिट पे गए थे तब पता चला, अच्छा इधर भी रेस्टोरेंट है, तगड़ा टर्नओवर है। और उसके अलावा फिर आपका एक और है, 7 लॉस चौक पे एक और होटल है, चंदन, एकदम कॉर्नर पे ही है, 7 लॉस चौक है ना, स्वारगेट वाला 7 लॉस चौक, राइट साइड के कॉर्नर पे ही है, चंदन नाम से है, वो भी सेम कॉफी हाउस, चंदन, ये सब ओनर सेम है, ओनर सेम है। फिर ढोले पाटिल रोड पे एक, ये वाला ढोले पाटिल रोड नहीं, वहां का पुणे सेंट्रल के यहाँ का, बन गार्डन के यहाँ का ढोले पाटिल रोड, वहां पे श्री पंचरत्ना, श्री पंचरत्ना बोल के 5 स्टार होटल है, शेट्टी, विनय शेट्टी नाम है उनका। ये जितने भी शेट्टीज है ना, ऑल ऑफ दीज आर ट्रस्टीज इन कलमड़ी हाई स्कूल। और वो कलमड़ी हाई स्कूल कौन चलाते हैं मालूम है अपने को? सुरेश कलमड़ी, बराबर है। तो ये सारे शेट्टी, ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी ऑडिट फाइल, ये नए क्लाइंट्स है क्या 5 साल 10 साल पुराने? नहीं, ये सर 30-40 सालों से है सर ये क्लाइंट्स। ये रेस्टोरेंट कितना पुराना है, वैशाली वगैरह कितने पुराने रेस्टोरेंट है। अब इनके तब के मतलब 96, 95, 94 तब के असेसमेंट ऑर्डर्स पड़े थे ऑफिस में, तब के असेसमेंट ऑर्डर्स, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर्स। तो इनकम टैक्स असेसमेंट, अब ये डेटा कब तक संभालेंगे और कैसे संभालेंगे? पेपर फॉर्मेट में रखेंगे। अब पेपर है, पेपर अगर आप एक जगह पर रखते जाएंगे, आपके घर में इंटर की तो बुक्स है ही ना, है ना, इंटर के इतने सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स, वो आपका रैक पूरा भर गया होगा। तो सोचिए एक अकेले व्यक्ति की इतने सारे बुक्स से आप पूरा क्लास के मिला लो तो कितने बुक्स हो जाएंगे, बराबर है? तो बहुत सारे हो जाएंगे। ओह माय गॉड, लॉजिकल पीपल यार। तो इतने सारे फाइल्स, दे ऑलमोस्ट हैव अ कस्टमर बेस ऑफ, क्लाइंट बेस ऑफ ऑलमोस्ट 400 to 500 क्लाइंट्स। जबकि ये भी बता दो, जो वहां का जो ऑफिस था हमारा, वो 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक ऑफिस था कहां पर, रूबी हॉल के साइड में एक और ऑफिस, शादाराम पार्क बोल के एक सोसाइटी है, वहां पर एक ऑफिस है, और एक अलंकार थिएटर मालूम है पुणे स्टेशन पे, अलंकार थिएटर में, अलंकार बिल्डिंग में एक और ऑफिस है। तो ऑलरेडी ऑफिस 2 पार्ट में बटा हुआ था। पूरा सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का काम वहां पर होता था, डायरेक्ट टैक्स, असेसमेंट्स एंड टीडीएस का काम इस वाले ऑफिस में होता था जहां पर मैं था। तो मतलब एक ही क्लाइंट के ऊपर से 2 जगह पे और फाइल बटे हुए, इनडायरेक्ट टैक्स, वैट और वैट वाले फाइल्स, और सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स वाले फाइल्स वहां पर, इनकम टैक्स, असेसमेंट वाले, अकाउंटिंग वाले सारे फाइल यहां पर। तो आप सोचो डेटा कितना हो रहा है। अब वो पेपर को रखेंगे कहां? यहाँ पे लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, पेपर रखने की बात कर रहे हो यार, समझ में आ रहा है? तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, अभी डिजिटाइजेशन स्टार्ट कर दिया। भाई सब, भाई पूरा का पूरा डेटा जो है कन्वर्ट करो सॉफ्ट कॉपीज में, सॉफ्ट कॉपीज में कन्वर्ट करके क्लाउड पे अपलोड करना चालू करो। अब यहाँ पर फायदा क्या है, क्लाउड पे अपलोड करने का फायदा क्या? अब पहले तो बात समझो, हमारी दिक्कत क्या थी, 2 अलग जगह पे ऑफिस थी। तो बहुत बार जब असेसमेंट होता था तो इनकम टैक्स वाला बोल रहा है मेरे को सर्विस टैक्स की फाइल चाहिए, सर्विस टैक्स की क्या रिटर्न फाइल क्या आपने मुझे बताओ। तो हमें ये ऑफिस छोड़कर उस ऑफिस में जाकर हमें फाइल लेके आना पड़ता था, उसकी प्रिंट आउट निकालो, फिर उसको इनकम टैक्स ऑफिसर के पास लेकर जाओ। अब सर्विस टैक्स वाले ने कोई इनकम टैक्स की फाइल मान ली, तो यहाँ पे आके इस फाइल से डेटा निकाल के वहां पर लेकर जाओ। अब यहाँ पे जब डिजिटलाइजेशन हो गया, एक क्लाउड पे सारे कंप्यूटर्स पे एक्सेस दे दिया, सॉफ्ट कॉपी में अपलोड कर दिया, फोल्डर फॉर्मेट में, क्लाइंट का नाम, क्लाइंट के अंदर एवाई, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के अंदर फिर आपके नोटिस है, रिटर्न्स है, असेसमेंट ऑर्डर्स है, टैक्स पेमेंट्स है, टैक्स चालान से, क्या क्या है प्रॉपर फोल्डर में हमने अरेंज करा दिया। अब जब अरेंज करा दिया, अब जो भी डेटा मांगा जाता है हम सीधे कंप्यूटर से जाते हैं, एक्सेस करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, जाके सबमिट करके आते, सिंपल। तो इजी एक्सेस हो गया सबके लिए, नंबर 1। अब मान के चलिए
सर्विस टैक्स का भी असेसमेंट चल रहा है, इनकम टैक्स का भी असेसमेंट चल रहा है। अब दोनों व्यक्तियों को एक ही डॉक्यूमेंट की जरूरत है, फाइल तो एक ही है भाई। तो अब दो व्यक्ति एक ही फाइल एक्सेस कर पाएंगे क्या? नहीं। कैसे करेंगे? एक फाइल दो व्यक्ति कैसे एक्सेस करेंगे? मैं तो वो जो है फाइल वो लेकर मैं स्वारगेट के इनकम टैक्स पे आया हूं, और वो भाई सब बैठे हैं वहां पे सर्विस टैक्स ऑफिस में वाडिया कॉलेज के सामने। अब यहां से फाइल वहां पहुंचानी पड़ेगी, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? मतलब एक समय पे अगर फिजिकल फाइल है तो एक समय पे एक ही व्यक्ति उसको एक्सेस कर पा रहा है, एक समय पे एक ही व्यक्ति एक्सेस कर पा रहा है। ऊपर से ऑफिस में क्लाइंट आके बैठा है, मुझे मेरा डिटेल चाहिए। अब फाइल तो है ही नहीं, फाइल यहां पर है, रिक्वायरमेंट और दो जगह पर है, तो मल्टीपल एक्सेस पॉसिबल नहीं है। अगर सॉफ्ट में होगा तो, सॉफ्ट में होगा तो मल्टीपल एक्सेस पॉसिबल है। मल्टीपल एक ही एक्सेस को, अब जैसे आप समझो जो हम लेक्चर्स को एनक्रिप्ट करके गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं, और गूगल ड्राइव पे अपलोड करने के बाद जितने भी ऑनलाइन बच्चों ने जिन्होंने गूगल ड्राइव के लेक्चर्स परचेस किए हैं, हम उनको सिर्फ एक ही लिंक, सबको लिंक सेम जाती है, लिंक सबको सेम जाएगी। जब वो लिंक जाती है, उसी लिंक को देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स हु आर एक्सेसिंग द सेम ड्राइव, सेम ड्राइव मल्टीपल स्टूडेंट्स एक्सेस कर रहे हैं। ये फायदा किसकी वजह से हुआ है? डिजिटलाइजेशन की वजह से। अब ये पहले जीडी का भी कंसेप्ट नहीं था, पहले सिर्फ पीडी का कंसेप्ट था, पेन ड्राइव। अब वो पूरा पेन ड्राइव में कॉपी करना पड़ता था, और वो पेन ड्राइव एक बच्चे को जाएगा, एक बच्चे को पेन ड्राइव गया तो गया, खत्म। अब दूसरा बच्चा उस पेन ड्राइव को एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मतलब अब मुझे दूसरे बच्चे के लिए फिर नया पेन ड्राइव बना के भेजना पड़ता है, बराबर है। अभी आपने देखा जीडी पीडी के प्राइस में अगर आप देखेंगे 1000 रुपए का फर्क रहता ही है, 1000 रुपए का फर्क रहता है। उसमें दिक्कत क्या है? अब पेन ड्राइव तो हमने भेज दिया, हमने तो कुरियर सर्विस से भेजा है। अब कुरियर वाले कैसे कुरियर को हैंडल करते हैं आपको तो पता ही है, बराबर है। यहां से उठा के हाँ फेंक दिया उधर डायरेक्ट धड़ाम। अब वो पेन ड्राइव है भाई, वो पेन ड्राइव है, इतना सा तो पेन ड्राइव है भाई। अब वो पेन ड्राइव है, उसमें भले हमने क्या किया है, बुक है, बुक का ऐसा एक पेज लिया हमने, बुक के कवर पे यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, एक कवर में डाल के उसको यहाँ पे सेलो टेप से चिपका दिया, बुक बंद कर दी, और बुक को हमने पूरा रोल किया हुआ है। पहले उसको कवर चढ़ाया हुआ है पूरा प्रॉपर, वो कवर चढ़ाने के बाद उसको बबल रैप भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है पूरा पैकिंग में। मगर भाई साहब अब किसको पता वो बुक कितनी नीचे होगी, उसके ऊपर कितना सामान होगा। बबल रैप में भी तो उसमें भी तो कुछ तो जान होगी ना, एक लिमिट होगा ना, कभी ना कभी तो वो भी फटेगा, बराबर है कि नहीं। तो पेन ड्राइव जो होता है, गजब लोग हो यार तुम लोग, कहां की बात है कहां जोड़ सकते हो। देखो कैसा होता है, मैं हमेशा बोलता हूं, हम जब भी पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ चीज पढ़ रहे हैं, कुछ नॉलेज ले रहे हैं, तो हमारे ज्ञान की चक्षुएं सारी खुली होनी चाहिए। बट आपकी इतनी खुली है कि उसमें गजब हो यार तुम लोग यार, कहां की बातें कहां कनेक्ट करते हो, अजीब हो। ठीक है, मतलब ये लोग नहीं मानना पड़ेगा भाई। बाकी राज सर, श्रीकांत सर, करण सर, ये लोग जो तुम्हारे यहाँ पे क्लास में पढ़ाते हैं, हेड्स ऑफ उनके पेशेंस को, हेड्स ऑफ है। नसीब है मेरा सिर्फ मेरे को 20 मार्क का सब्जेक्ट मिला है यहाँ पे, तो तुम लोगों की खैर नहीं थी भाई। डिजिटाइजेशन और डेटा एंड इंफॉर्मेशन भाई कठिन है। आइए शुरू करते हैं। डिजिटाइजेशन, ये बेटर आप लिखते हुए बेटर, ज्यादा ज्ञान तुम्हारे लिए हानिकारक है। क्या करण सर की याद आ रही तेरे को? किसको क्या हो गया? हाँ अजिंक्य को करण सर की याद आ रही? आइए वाई वी डिजिटाइज, वाई वी डिजिटाइज, डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना क्यों है। चलो सबसे पहले वाई डू वी डिजिटाइज, देखिए बहुत बार ये वाले चैप्टर, ये वाले सिलेबस में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से मतलब हमको सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने अपने को भाई, यहाँ पे लर्निंग वाला पार्ट है, वी कैन नॉट डिनाई,
बराबर है? आपको पता ही है लॉ भी तो आपको लर्न ही करना है या ना? कोई आप में से कोई बुद्धिजीवी ऐसा है कि सर अपने को तो लॉ का पूरा नॉलेज है, इंटरप्रिटेशन अपना जबरदस्त है कोई ऐसा बुद्धिजीवी महान व्यक्ति जो अपने आप को पुरुष नहीं मानता, महापुरुष मानता हो, ऐसा एनीबडी? नहीं ना? तो लॉ जो है, अगर आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू, लॉ आपको लर्न करना है भाई साहब। लॉ लर्न करना, रटना है, बाकायदा रटना है, क्योंकि एग्जाम में आप 100 मार्क का पेपर लिखने वाले हो लॉ का, तो 100 मार्क का पेपर कंप्लीट करने के लिए वहां पर आप इंटरप्रिटेशन नहीं खेल सकते। आप बोलेंगे मेरा इंटरप्रिटेशन बहुत जबरदस्त है, मेरा लॉ का नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट एग्जाम में अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए समय कम पड़ जाएगा, है ना? तो बेटर है रट्टा मार लो, लर्न करके ही जाओ। नॉलेज लेके, कंसेप्ट समझ के अगर आप रट्टा मारेंगे तो रट्टा मारने में आसानी जाएगी, नो डाउट अबाउट इट, बट लर्न करना है, दिस इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो चाहे जितना भी थियरी जहां पर भी आ रहा है आपको लर्न करना है, नो डाउट अबाउट इट। इतनी गंदी गंदी शक्लें मत बनाओ, फाइनल में सिलेबस और ज्यादा बड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है सिलेबस। आइए, why we digitize? Point number 1, improves classification and indexing of documents, resulting in easy retrieval of records. retrieval समझता ना? रिट्रीव करना मतलब क्या? रिट्रीव करना मतलब हमने फाइल वगैरह कहीं निकाल के रखी है, हमको फिर से वो निकालनी है फाइल, उसे हम रिट्रीवल कहेंगे, बराबर है? अब वही डिजिटल फॉर्मेट में अगर होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे वो हमने क्या किया था, स्कैन करके प्रॉपर फोल्डर वाइज सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने क्लासिफाई करके रखा हुआ था, बराबर है ना? तो यहाँ पर जब भी हमको किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के डिटेल्स चाहिए या पर्टिकुलर क्लाइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होता था, कोई नोटिस उनको जो आई थी या कोई असेसमेंट है जिसको हमें रेफर करना होता था, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि हम लोग, देखिए जब आप फोल्डर में जाएंगे, कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट आपके फोल्डर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है, तो वहां पे आपको नेमिंग अगर आप सही कर दो, अगर नेमिंग सही हो जाए तो क्या हो जाए, बहुत बार आपने अगर ये देखा होगा कि लेक्चर्स की नेमिंग अगर गड़बड़ हो जाए, स्पेस कम ज्यादा हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो लेक्चर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बराबर है ना? वही प्रॉपर अगर नेमिंग होगी, यानी कि जिसकी मैं बात करूं दैट इज इंडेक्सिंग, प्रॉपर इंडेक्सेशन फॉर्मेट में प्रॉपर नेमिंग में अगर होगा तो प्रॉपर ऑर्डर में आपको लेक्चर्स दिखेंगे। तो वैसे ही जो क्लाइंट्स के नाम होते थे सबसे पहले वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते थे, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है अगर, तो वहां पर फाइल एक्सेस करना आसान होगा, उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाएंगे, उस पर्टिकुलर ईयर में जाएंगे, उस पर्टिकुलर डेटा में चाहिए, मतलब उस पर्टिकुलर ईयर में जाने के बाद एक फोल्डर था रिटर्न्स का, एक फोल्डर था असेसमेंट्स का, एक फोल्डर था नोटिस का, एक फोल्डर था टैक्स चालान्स का। तो हमको क्या पर्टिकुलर डेटा चाहिए, उसकी प्रॉपर इंडेक्सिंग है, सामने है, हमको मालूम है, तो हमारे लिए वो डेटा रिट्रीव करना ज्यादा आसान है, बराबर है? बहुत बार फिजिकल पेपर्स मिसप्लेस होते ही है, 100-500% मिसप्लेस होते हैं। अब होता क्या है, हम पेपर निकाल तो लेते हैं, उसको स्कैन कर लेते हैं, उसका काम पूरा हो जाता है, फिर हम सोचते हैं कि अब कौन उठेगा, रहने दो, बाद में थोड़ी देर में जब जाते समय रख दूंगा। तो फाइल हम पेपर या जो भी डॉक्यूमेंट है वो एक जगह पे कंप्यूटर के पास डेस्क पे ड्रॉअर पे कहीं पर भी रख दिया, भूल गए, ऑफिस से निकल गए, अगले दिन साफ सफाई वाली भाई आई है, उसने निकाल के फेंक दिया, फाड़ दिया, खत्म, गया डेटा बूम बोल लो झाला कल्याण। तो कहां से होगा? तो वही डिजिटल फॉर्मेट में अगर डेटा रहेगा तो इज इट पॉसिबल ऐसा कुछ हो? नहीं, ऊपर से रिट्रीवल भी आसान हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। डिजिटाइज्ड डेटा बेटे तुम बहुत बात करते हो यार, बहुत डिस्टर्बिंग है तुम्हारी क्लास, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, मैं नहीं पढ़ा पाता इसे, थोड़ा सा कंट्रोल करो अपनी भावनाओं को। क्लास छूटने के बाद फिर जो करना है करो भाई, मना कौन कर रहा है? थोड़ा सा क्लास का डेकोरम मेंटेन करो यार, अति करते हो तुम लोग।
डिजिटाइज्ड डेटा may be accessed by more than one person. एक से ज्यादा लोग एक्सेस कर सकते हैं. इसका एग्जांपल दिया था मैंने आपको. Easier to reuse the data which are difficult to use in present format. इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं. आपको मालूम है वो आईफोन में जब आप फोटो खींचते हो और वो फोटो को जब आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भेजते हो तो कुछ तो अजीब सा फॉर्मेट आता है, HICH ऐसा कुछ तो अजीब सा नाम का फॉर्मेट आता है, बराबर. वो एंड्रॉइड मोबाइल में ओपन नहीं होता. होता है क्या? मेरे तो मोबाइल में नहीं हुआ कभी. ठीक है. हाँ? डबडा काय सांगू का? सांगू का डबडा काय? इकडे बाहेर बोला उसको. अरे आना. अरे बेटे आ. अरे आना. आज चल रहे बेटे. आज अच्छा आजा 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 आजा. स्टार ऑफ बिजनेस डेटा. अरे शर्माता बहुत है पगले. इतना सुंदर तू. हाँ? चलो मैं देखो. किधर गया मेरा फोन? डबडा. डबडा सेम है. नाही काना खाली मारीन. सेम है. सेम दिसते. सेम है. 20,000 का है. डबडा होता का? नहीं मेरा डब्बा है. सस्ता वाला डब्बा है. बढ़िया बढ़िया डब्बा है. गजब करते हो यार तुम लोग यार. पेशेंस मत टेस्ट करो मेरे. मैं बहुत गंदा आदमी हूं. बहुत गंदा. देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. एक मिनट बताता हूँ. एक मिनट. एक नंबर. एक ये देखिए. ये पायल, ये अजिंक्य, वो मोक्षी, वो सिद्धि, वो निशांत. इन लोगों को पूछ लेना. ये लोग मेरे क्लासेस अटेंड करे हुए हैं फाउंडेशन के. ये लोग मेरे क्लासेस अटेंड किए हुए हैं. अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आप इनसे सिर्फ मिल लेना. इनसे बात पूछ लेना. तेजस सर आदमी कितना अच्छा है. आया आवाज? बहुत अच्छा है. इसमें 100% सार्काज्म है. 100%. 0% सच है इसमें. 0%. उसका रिसेंट एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं. ये इसका नाम क्या है? हाँ सोहम. ही हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड इट. नीचे पार्किंग में. उसके दोस्तों के साथ, उसके साथ भी आप बात कर सकते हो. आदमी बहुत गंदा हूं मैं. छेड़ो मत. मैं नॉलेज देने को आया हूं ना. नॉलेज लो. नॉलेज देना है. नॉलेज लो भाई. छेड़ने का काम नहीं करेगा. मैं वो तुम्हारा दूसरा टीचर है वो नहीं है. मैं वो नहीं है. मैं सीधे बताता हूं तुमको. मैं नॉलेज देना आया हूं. पूरा नॉलेज लो. कोई दिक्कत नहीं आएगी. डाउट है पूछो. पूरा डाउट क्लियर करूंगा. फालतूपना मेरे साथ नहीं करने का. मेरे साथ नहीं करने का. ये छेड़ने का काम मेरे को मत करो. हम लोग पैदा हुए थे तो तब से छेड़ ही रहे हैं. लोगों को रुला रुला के भेजा हुआ है. जब मैं सीए इंटर फाइनल में थे ना, ऐसा बेटा बेटा के लोगों को रुला रुला के भेजते थे. मेरे साथ कोशिश भी मत करना ये चीज छेड़ने की. मेरे को गलत कमेंट क्लास में पास गलती से भी नहीं करना बेटे. मेरे क्लास में तो नहीं करना. तो क्या होता, मेरा पेशेंस लेवल एक्चुअली बहुत कम है. और जब आउट हो जाता ना, अब मैं इंसल्ट करने का कुछ मौका नहीं छोड़ता. फिर यहाँ पे अगले दिन से आपने क्लास आना बंद कर दिया तब भी मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता. 20 मार्क का सब्जेक्ट है. क्या ही फर्क पड़ने वाला मेरे को. हाँ समझ में आ रहा है क्या? गलत मत लो. ये तुम एटीट्यूड मत समझो. भाई अपन ने कमाया हुआ है. अपन इस पोजीशन पे खड़े हैं ना, उसके पीछे कुछ कारण है. तो ऐसे किसी को मैं अपने को आपको हाथ लगाने नहीं दूंगा. कोई मुझे छेड़ नहीं सकता ऐसे. हाँ नॉलेज पूरा दूंगा. मस्ती पूरा करेंगे सब. गलत चीजें करना नहीं. गलत बातें करना नहीं. You will be the first person to give the worst review about me, and I don't care.
समझ में आया ना? क्यों आपकी रिव्यू के भरोसे मैं चल रहा हूँ क्या? नहीं, मैं अपने नॉलेज के भरोसे चल रहा हूँ। बात ये समझो, मेरे पास जो मेरी डिग्री है, जिसके ऊपर मैंने मेहनत की है, मैं उसके भरोसे चल रहा हूँ। गलत मत लेना, आपको शायद लगेगा ये ईगो है, ये एटीट्यूड में बात कर रहे हैं। नहीं भाई, घस रहे हो तुम लोग, खुद मेहनत करो, तुमको समझ में आएगा। जब फाइनल की पढ़ाई करोगे, डिग्री लोगे, नॉलेज लोगे ना, और जब तुमको समाज में इज्जत मिलेगी, स्टेटस मिलेगी ना, तब समझ में आएगा दैट दिस इज नॉट ईगो, दिस इज माई सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे मुजरा करने नहीं आया हूं। इट इज जस्ट दैट द क्लास शुड बी लाइवली। आपको थोड़ा सा क्लास में मन लगा रहे, आपको पढ़ाई में मन लगा रहे, आपको समझ में अच्छे से आए। इट इज जस्ट फॉर दैट सेक, नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पस। आई एम नॉट हियर फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पस, नॉट एट ऑल। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मजा पूरा करो, क्लास में एंजॉय पूरा करो। आपने इसके पहले भी 2 लेक्चर्स अटेंड किए, मैंने कुछ गलत बोला क्या? कभी कुछ डांटा, कभी कुछ नहीं भाई। अपने को क्लास का डेकोरम और डिसिप्लिन मांगता है, मतलब मांगता है। ये चीज आप मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबसे बात कर लो, सबसे बात करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं उस मामले में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हूँ, तो वो चीज मत करना मेरे साथ, गलत काम नहीं करना बस। हाँ, बाकी आप जो बोलेंगे सब मस्ती अपन सहन करेंगे। चलिए पॉइंट नंबर डी पे आते हैं। हेल्प्स इन वर्क प्रोसेसिंग। अच्छा सॉरी, एक मिनट, अपन कहां पे थे, कंसेप्ट पे थे। हाँ, वो जो फॉर्मेट है वो पहले अभी होता रहेगा, मुझे आइडिया नहीं है। तो वो जो अलग फॉर्मेट है, HECIC, जो भी ऐसा फॉर्मेट है, वो बेसिकली दूसरे मोबाइल्स में जल्दी रिट्रीव करना आसान नहीं है। बट आप मान के चलो, समझने की कोशिश करो। मान लीजिए ऐसे ही कोई मेरे पुराने फोटोज थे, मैंने किसी फोल्डर में रखे थे, बट वो फोल्डर में मैं भूल गया उसको JPG फॉर्मेट में मैंने नहीं रखे थे। मैंने उसको रख दिया कौन सी फॉर्मेट में, कुछ वो HEC फॉर्मेट में, वैसे ही रख दिए मैंने, बराबर। अब मुझे वो फोटोज को एक्सेस करना है, अब मुझे वो फोटोज को एक्सेस करना है, वो ओपन, बट क्या उसको ओपन करके उसको JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के तरीके हैं क्या? आप सिर्फ एक काम करो, सिंपल सा, इस पे जाएंगे ना आप, गूगल पे जाएंगे ना, गूगल पे सर्च करना ऑनलाइन कन्वर्ट PDF टू वर्ड, PDF टू एक्सेल, एक्सेल टू PDF, वर्ड टू PDF, सेम सिमिलर फॉर्मेट में आप जाएंगे। आपको अगर कोई इमेज का भी फाइल कन्वर्ट करना है ना, वहां पे जाके देखने का पता चलता है, अरे बाप रे, इमेज के इतने सारे फॉर्मेट रहते हैं। कम से कम 5 या 6 प्रकार के इमेज का फॉर्मेट के फाइल्स है, फॉर्मेट फाइल्स, मतलब अलग अलग, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है। जो फॉर्मेट में आप यूज नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्मेट में आप इजीली कन्वर्ट करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो, जस्ट बिकॉज इट इज इन अ डिजिटल फॉर्मेट, इज इन अ सॉफ्ट कॉपी। नहीं समझ में आई? समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? तो ये वाली सिचुएशंस में क्या हो रहा है, यहां पर वो एग्जांपल थोड़े से अजीब देता है, टेक्निकल एग्जांपल है जो हमारे दिमाग में बैठता नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि आपको वो एग्जांपल दूं जो आपको समझ में आए कि हाँ मैं क्या पढ़ा रहा हूं। कि बेसिकली होता है बेटा, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स जो ये सब्जेक्ट है, अगर ये पढ़ाने जाऊंगा ना, टेक्निकल चीजों के साथ पढ़ाऊंगा ना, आप बोलेंगे ये बोल क्या रहा है, आदमी समझ ही नहीं आ रहा है। लिटरली यू विल फील लाइक तारे जमीन पर, क्या बोल रहा, बोल तू भाई, जो बोलना तू बोल, हमको घंटा नहीं समझ में आ रहा। तो ये वो एग्जांपल्स वैसे अगर लूंगा तो, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजियर, आई एम ट्राइंग टू प्रोसेस इट, क्या और कुछ और इजी एग्जांपल आ सकते क्या? देखो मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं सिर्फ सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करके आऊं, मैं एग्जांपल्स बना के नहीं लाता। मेरे पास सारे एग्जांपल्स स्पॉन्टेनियस आते हैं, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेकर आया हूं मैं, बट एग्जांपल्स इस टाइम पे ये जोक मारेंगे, इस टाइम पे ये एग्जांपल, इवन मैं व्यक्ति हुई नहीं। मैं स्पॉन्टेनियस बेसिस पे उस समय पर जो एग्जांपल में सूट करता है, जो आपको समझ में आ सकता है, मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, अपन उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया कि ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? आइए, हेल्प्स इन वर्क्स प्रोसेसिंग। हायर इंटीग्रेशन with business information system, हायर इंटीग्रेशन विद बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहां तक क्लियर है? ये बात ध्यान से सुनो, ये हायर इंटीग्रेशन विद बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? अभी आपको पता होगा, आपने सुना होगा SAP ERP नाम के बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं आजकल,
बड़े बड़े बिजनेसेस टैली पे काम नहीं करते। सैप, सैप नहीं बोलते, सैप गलत वर्ड है, इट इज एसएपी, है ना, उसको एसएपी बोलिए, सैप मत बोलिए, सैप इज अ वेरी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन फॉर दैट, इट इज एसएपी क्लियरली, एसएपी एंड ईआरपी। एसएपी एंड ईआरपी जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर, ये हाईली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है और ये बहुत हाईली कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप हर प्रकार का डेटा रख सकते हो, बराबर है। यहां तक कि आपके जो एम्प्लॉय का अटेंडेंस है, इवन दैट कैन बी प्रोसेस्ड इन दैट, जीएसटी प्रोसेस हो सकता है उसके अंदर, रिसीट्स, पेमेंट्स, अलग अलग, यू कैन डू मेनी थिंग्स यूजिंग एसएपीज एंड ईआरपीज। बट आपके पास जो बेसिक डेटा है, उस बेसिक डेटा को उस सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट अगर करना है तो डिजिटलाइजेशन ही आपको हेल्प करने वाला है, जो आपका बेसिक डेटा है। अभी आप समझेंगे जो टैली था, टैली वाज अ वेरी बेसिक सॉफ्टवेयर, टैली 7 से स्टार्ट होता है, टैली 7, टैली 7.2, टैली 9, टैली, अब टैली ईआरपी 9 आया है और कस्टमाइज्ड वर्जन्स और भी आए हैं टैली के जो अभी प्री पैकेज सॉफ्टवेयर था पहले, भाई ये टैली है, इसमें इतने इतने फीचर्स है, ये फीचर्स एक्सेस करो काम हो गया, दैट इज प्री पैकेज सॉफ्टवेयर। तो टैली वाज अ प्री पैकेज सॉफ्टवेयर, दैट्स इट, उसके अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते थे, कुछ एडिशनल फंक्शन रहते थे, उसको सेटिंग्स में जाके चेंज कर दो, यूज कर लो। बट अब टैली भी कस्टमाइज होता है, आप टैली कंपनी से अगर आप कांटेक्ट करोगे तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टैली सॉफ्टवेयर मॉडिफाई करके देंगे, समझ में आ रहा है। तो नाउ इवन टैली हैज एंटर्ड द ईआरपी सेंटर्स, वो भी अभी ईआरपी सॉफ्टवेयर बन गया है। तो यहां पर अभी टैली में इतने सारे ऑप्शन है, मतलब आपका एक सिंपल बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, बैंक इन स्टेटमेंट, अब बैंक स्टेटमेंट वाला बैंक घर पे स्टेटमेंट नहीं भेजता, पहले कुरियर से एवरी मंथ स्टेटमेंट आते थे, या एवरी क्वार्टर, एवरी 6 मंथ्स मेल पे आता है, अभी मेल पे आता है, हर मंथ, एवरी मंथ यू गेट अ स्टेटमेंट, every month you get a statement in a PDF format or in Excel sheet format. You can download it, you can convert it either into Excel format or into PDF format, और कुछ नहीं करना है, टैली में जाना है, टैली में जाके बोलना है इंपोर्ट, इंपोर्ट करेंगे, फाइल एक्सेस करेगा, पूरी एंट्रीज धड़ 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 पूरी एंट्रीज वो अपने आप करके दे देगा आपको। जो उसको समझ में नहीं आ रही है वो एंट्रीज वो पेंडिंग रखता है, हाईलाइट करता है, रेड फ्लैग दिखाता है, या तो उसको सस्पेंस में डालता है, वो अभी डिपेंड करता है सेटिंग्स पे आपके। मतलब काम और आसान हो गया, काम और इजी हो गया, मतलब जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो आप हायर लेवल के सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट आसानी से कर लेते हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये हुआ आपका हायर इंटीग्रेशन विद बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, IF। easier to keep बैकअप फाइल्स, इसकी कॉपीज बना बना के आप अपलोड कर सकते हो क्या? हाँ जी, कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं सर। तो बहुत बार हमारे मोबाइल में अगर हमको ऐसा लगता है कि सर मोबाइल में भी फोटोज बहुत ज्यादा हो गए हैं, मेमोरी फुल हो गई है, मेमोरी पूरा फुल हो गया है, अब मोबाइल काम करना बंद कर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन फोटोज को आप आपके ड्राइव पे अपलोड कर दीजिए, या तो आप ड्राइव से निकाल के आप लैपटॉप में डाल दीजिए, आपके पास अगर कोई हार्ड डिस्क होगा तो वहां पर डाल दीजिए, आपका मोबाइल खाली कर दीजिए। तो मतलब आपके पास मल्टीपल बैकअप्स अवेलेबल है क्या? अब मेरे जितने भी लेक्चर्स है, जितने भी मेरे पास लेक्चर्स है, मेरे जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मान लीजिए सीए फाउंडेशन अकाउंट्स हो गया, 11th अकाउंट्स, 12th अकाउंट्स, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, सीएमए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, आपका बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, अभी सीएमए फाइनल का जो एफआर चालू होगा, सीएफआर, वो वाले लेक्चर्स, ये सारे लेक्चर्स के मेरे पास कम से कम 3 बैकअप अवेलेबल है। एक बैकअप मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे, एक बैकअप मेरे हार्ड डिस्क में, एक बैकअप मेरे ड्राइव पे। अब इसमें से कौन सी चीज करप्ट हो सकती है ये मुझे भी नहीं पता, और मेरे साथ ये हुआ भी है। हार्ड डिस्क खरीदा था, हार्ड डिस्क वो सस्ता खरीदने के चक्कर में 1000-2000 रुपए कम वाला हार्ड डिस्क खरीदा, जिसका कोई गारंटी नहीं मिलता है, डेटा रिकवरी का गारंटी नहीं मिलता है। तो उस टाइम पे अपन गरीब थे, तो 1000 रुपए भी अपने के लिए मैटर करते थे, तो 1000 रुपए कम थे तो 3,500-4 हजार का वो सादा सा एक हार्ड डिस्क ले लिया था। अब हार्ड डिस्क का क्या होता है, वो बार बार इस कंप्यूटर में लगाया, लेक्चर कॉपी किया, निकाला, अपने लैपटॉप में लगाया, उधर लगाया। अब क्या होता है, जब तक अपन यूज कर रहे हैं तब तक वो बढ़िया चलता है, क्योंकि अपन उसको इजेक्ट करते समय जब भी हार्ड डिस्क निकालना है तो अपन इजेक्ट करेंगे उसको, इजेक्ट का ऑप्शन आता है ना यहाँ पे साइड में, इजेक्ट करके फिर निकालेंगे आसानी से। और अगर हमको देख रहा है कि वो बोल रहा है कि नहीं 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 कांट इजेक्ट, तो अपन देखेंगे कौन सा प्रोसेस चल रहा है, क्या कुछ कॉपी चल रहा है, कुछ चल रहा है क्या, वो पूरा प्रोसेस क्लोज करके फिर इजेक्ट करेंगे अपन। स्टाफ क्या करेगा, उसमें तो कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ देखना भी नहीं है, वो जाएगा वो निकाल लेगा, निकाल लेगा। अब उसमें क्या हार्ड डिस्क वो, अरे यूएसबी पोर्ट है, नाजुक सी चीजें, इतनी इतनी सी छोटी छोटी चीजें रहती है उसके अंदर, बराबर है, लग ही नहीं रहा है। अब वो डिटेक्ट नहीं हो रहा,
इंडियन से ना, फिर वो हार्ड डिस्क नहीं चल रहा, गायब। वो बोल लेते हार्ड डिस्क, अरे उसमें क्या है, वो हार्ड डिस्क है, वो मैग्नेट होता है, उसमें छोटे छोटे वायर। गजब है सर। हार्ड डिस्क चल रहा है, मार दिया तो चलता है। वो हार्ड डिस्क बोल बोल हमारे सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के लेक्चर, सीए में फाउंडेशन अकाउंट, सीए में इंटर अकाउंट, सीए में इंटर ग्रुप 2 अकाउंट, सीए इंटर अकाउंट्स ग्रुप 1, सीए इंटर ग्रुप 2 अकाउंट्स, सारे के सारे लेक्चर्स बोम बोल झाला कल्याण, हो गया विषय क्लोज। तो तब से मैं 3 बैकअप रखने लगा हूं। 3 बैकअप। बोला एक बार बाई चांस भाई यूट्यूब ने एक्सेस डिनाई कर दिया, नो एक्सेस नहीं देता तेरे को, जा तेरी शक्ल गंदी है, गूगल ड्राइव पे जाके ले लेंगे। उसने मना कर दिया हार्ड डिस्क। 3 बैकअप तो रखे हुए हैं भाई, तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। इजियर टू कीप बैकअप फाइल्स। आगे कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम, आना यहाँ पे, can be accessed from multiple locations through network system। आप जब आर्टिकल चिप पे जाओगे ना, तो ये दिखेगा आपको वहां पर। आप आर्टिकल चिप में, आपको एक कंप्यूटर अलॉटेड है, आपके कंप्यूटर पे आपको काम करना है, बट आपके कंप्यूटर पे डेटा नहीं होगा ज्यादा। जो मेन फाइल्स होंगी ना, वो सारे सर्वर पीसी पे होगी, और वो सर्वर पीसी पे बेसिकली आपके सर बैठे होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे आपके, या तो सर बैठे होंगे, या तो वो सर्वर पीसी, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वो सर्वर पीसी तो भाई आईटी सेक्टर, आईटी जो आईटी डिपार्टमेंट है वहां पर होगा। वहां पर तो बॉस को भी एक्सेस नहीं है, उसका भी आईडी पासवर्ड लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर जब एक ही फाइल हम क्या कर रहे हैं, हम सर अलग अलग लोकेशन से हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो स्टोर्ड है एक सर्वर पे, और उस सर्वर को अटैच्ड अलग अलग जो पीसीज होते हैं, जिसको हम क्लाइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइंट्स। जो मेन कंप्यूटर जो होता है, जहां पर सारा डेटा स्टोर होता है, दैट इज योर सर्वर, ऑल्सो कॉल्ड एज पेरेंट कंप्यूटर। समझ में आ रहा है? और उससे कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, दोज आर क्लाइंट्स। और सब वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन भी बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा है? सब सिस्टम्स और वर्क स्टेशन। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, एक ही फाइल को 4 अलग कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं क्या? इजीली कर सकते हैं। कितनी बार तो हम लोग ऐसा है कि भाई, अब बहुत बार एक क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट आता है अभी अचानक है, आज क्या है 30 सितंबर, 30 सितंबर लास्ट डेट ऑडिट फाइलिंग का, 29 सितंबर को क्लाइंट आया, अरे सर वो चेंजेस करने के हैं। क्या क्या चेंजेस है? चेंजेस की लंबी लिस्ट दे दी उसने। अब एक कंप्यूटर पे बैठेंगे, एक बंदा इतनी सारी एंट्रीज करेगा, रात हो जाएगी, दिन चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा टाइम। तो भाई एक ही बंदा, मतलब एक ही फाइल है, फाइल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट। भाई एसेट्स में जो चेंजेस करने, ये तुरंत, लाइबिलिटीज के चेंजेस, एक्सपेंस के चेंजेस, इनकम्स के चेंजेस, कैपिटल के चेंजेस तेरे पास खत्म। ये ले लिस्ट, लिस्ट लिया, बैठा, एक ही टैली फाइल 4 कंप्यूटर पे एक्सेस हो रहा है, चारों कंप्यूटर्स पे एंट्रीज पास करी जा रही है। एक ही क्लाइंट के एक ही फाइल में 4 लोग एंट्रीज पास करके उसको फाइल फाइनल कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल? फिजिकली, फिजिकली डिजिटल है इसीलिए। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि एक ही फाइल को 4 अलग लोग एक्सेस कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति घर पे बैठा है, वो घर से एक्सेस कर रहा है। नेटवर्क सिस्टम होता है, ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं। अब मैं जिस कंपनी में जॉब पे था, उस कंपनी का अपना एक पोर्टल था। उस ऑनलाइन पोर्टल पे जो भी काम है, सब कुछ है, वो सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे। कंप्यूटर पे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कंप्यूटर पे मेरे, कुछ भी नहीं, सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे। वो ऑनलाइन पोर्टल पे मुझे आईडी पासवर्ड दिया हुआ था, आईडी पासवर्ड दिया हुआ था। उस लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड को मुझे यूज करके एक्सेस करना है। वहां पर जितना मेरे अथॉरिटी है, उस हिसाब से मैं सारा सब कुछ एक्सेस कर सकता था। क्लियर है यहां तक सबको? yes, आगे बढ़े, लास्ट के 1-2 पॉइंट्स बचे, खत्म करते हैं। increased scope of rise in organizational
प्रोडक्टिविटी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्स लेस फिजिकल स्टोरेज स्पेस। खत्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम ये आंसर लिख के आ सकते हैं सीधे सीधे। एनीबडी एनी डाउट इन दिस? पक्का? यस। सो स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर, विल बी मीटिंग जब भी मालूम नहीं, बात करता हूँ सर से। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।